इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग्स आर टू टाइप्स, एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। आर्टिस्टिक ड्राइंग बाय हैंड और फ्री हैंड बनाई जाती है, मॉडलिंग के मॉडल ड्राइंग होती है ये। और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है और आइडियाज़ को प्लान पे पेपर पे विद द हेल्प ऑफ सम गुड इंस्ट्रूमेंट बाय systematic means of the line to represent an object in its paper shape, size and dimension is called as the engineering drawing. engineering drawing का language of engineers, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है। अब टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दो टाइप की होती है, एक प्लेन होती है जिसको प्लेन 2D ड्राइंग बोलते हैं, प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग, प्लेन 2D ड्राइंग। सॉलिड जियोमेट्रिकल होती है जो कि सॉलिड 3D होती है। अब ड्राइंग में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, different type of used to prepare the drawing easily and accurately and the drawing boards होता है सबसे पहले, उसके बाद टी स्क्वायर होता है, मिनी ड्राफ्टर होता है, प्रोटेक्टर होता है, पेंसिल होता है, सेट स्क्वायर होता है, स्केल होता है, पेंसिल कटर एंड सैंड पेपर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग शीट, इरेजर रबर, डिवाइडर, कंपास, ड्राइंग बोर्ड, पिन्स, क्लिप्स और टेप, क्लेनोग्राफ, फास्टनर्स, टेम्पलेट, स्टेंसिल। ड्राइंग बोर्ड, इसका IS कोड है 1444/1989। रेक्टेंगुलर शेप का होता है, मेड अप ऑफ द वेल सीजन सॉफ्टवुड स्ट्रिप ऑफ अबाउट 25 mm थिक एंड one of the edge of the board is used as the working edge and on which T square is made to slide and I strip protect drawing board from the warping। डी नोट क्या होता है, 1500 1000 × 25 का, D1 1700 × 25 का साइज होता है। 1500 1000 × 25 1750 एंड नहीं 750 नहीं 1700 एंड 25 का। एंड D3 मोस्टली यूज किया जाता है, D2 जो कि 700 500 और 15 का होता है। ये 3 टाइप के ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं, 3 नहीं 4 टाइप के होते हैं। D3 भी होता है हमारे पास, D3 होता है 500 350 एंड 15 का। अब टी स्क्वायर की बात करें तो मेड अप ऑफ द हार्ड क्वालिटी वुड। टी स्क्वायर जो आप यहाँ देख सकते हैं ये टी स्क्वायर है, ये हमारा वर्किंग एज है, वर्किंग एज बोलते हैं इसको हम। थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं हम थोड़ी सी, ये हमारी वर्किंग एज है और ये हमारा स्टॉक है और ये 90 डिग्री पे होता है वर्किंग एज स्टॉक के, टी स्क्वायर। और ये हमारी ब्लेड्स होती है। अब यहाँ पर हम मेड अप ऑफ द हार्ड क्वालिटी वुड सच एस टीक और महागनी स्टील इटीसी एंड द लॉन्ग स्ट्रिप कॉल्ड ब्लेड एंड द शॉर्ट स्ट्रिप कॉल्ड हेड और स्टॉक। ये शॉर्ट स्ट्रिप को हेड और स्टॉक करते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप को ब्लेड बोलते हैं। वर्किंग एज, जो वर्किंग एज इसको हम इबोनी एज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज इन द हॉरिजॉन्टल एंड द पैरेलल लाइंस। जो आपका टी स्क्वायर है वो हॉरिजॉन्टल और पैरेलल लाइंस स्ट्रोक ड्रॉ करने में यूज किया जाता है और इससे हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इंक्लाइन लाइन के लिए हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। वर्टिकल एंड इंक्लाइन लाइन्स आर ड्रॉन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट स्क्वायर। वर्टिकल और इंक्लाइन लाइन सेट स्क्वायर के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट स्क्वायर। स्टॉक एंड द ब्लेड जॉइंट टुगेदर एट राइट एंगल। स्टॉक जो आपका ये वाला पार्ट था टी स्क्वायर का और ब्लेड ये था, स्टॉक एंड ब्लेड ये हमारे ये 90 डिग्री पे होता है ना, 90 डिग्री पे। टी स्क्वायर को जनरली क्या टी स्क्वायर को हम ब्लेड लेंथ से ही डिनोट करते हैं। तो ये एक हमारा डिजिनेशन है, T0 T1 T2 T3 T4। तो जनरली हमारे पास जो भी है वर्किंग ड्राइंग हो गया, बोर्ड हो गया, ड्राइंग शीट हो गया, सब ये T0 A0 T0 इनसे स्टार्ट होती है। तो इसका ब्लेड लेंथ है 1500 T0 का, T1 का होता है 1000, T2 का होता है 700 500 350। तो हमको याद रखना होगा। ये आपका टी स्क्वायर है, देख लीजिए यहाँ पर हम टी स्क्वायर एंड ड्राइंग बोर्ड में रखा हुआ लगा हुआ ऐसे यूज करते हैं हम टी स्क्वायर को। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते टी स्क्वायर से, याद रखना है। मिनी ड्राफ्टर है, ये अपने आप में एक हमारा बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होता है आज के टाइम पे।
Mini drafter are used to draw the horizontal, vertical and inclined line on the sheet with the saving of time and all advantage of the T square set square. सेट स्क्वायर किस चीज़ को बोलते हैं? सेट स्क्वायर हम जो आपके कंपास में जो ये होते थे ना ट्राइंगल्स, इन्हीं को आप सेट स्क्वायर बोलते हैं। सेट स्क्वायर स्केल इन द प्रोटेक्टर ये हमारा ये जो है ना, इसको हम प्रोटेक्टर बोलेंगे इसको। तो ये हमारे प्रोटेक्टर हो गए और आर अवेलेबल इन मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में सब अवेलेबल होता है। यहाँ पर प्रोटेक्टर भी अवेलेबल है, टी स्क्वायर भी अवेलेबल है, सेट स्क्वायर भी अवेलेबल है, स्केल भी अवेलेबल है ना। तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल होता है इसमें मिनी ड्राफ्टर में। ये आपका फिक्सिंग क्लैंप स्क्रू है जिससे हम बोर्ड में फिक्स करते हैं मिनी ड्राफ्टर को। और ये हमारे पैरेललोग्राम्स आर्म्स होते हैं और ये पाइवेट प्लेट है जिससे कि ये यहाँ से पाइवेट होता है आर्म, जिससे हम इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। एक टाइप का हिंज है ये। और ये इंडेक्स प्लेट होती है और यहाँ पर प्रोटेक्टर का मार्किंग होती है, प्रोटेक्टर हेड होता है और ये हमारा रेफरेंस मार्क है मिनी ड्राफ्टर का। आप यहाँ पर लाइन डायग्राम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्रोटेक्टर है। दिस आर द सेमी सर्कुलर। ये हमारा देखिए अब सेमी सर्कुलर है ना 180 डिग्री, एक सर्कुलर भी होता है सेमी सर्कुलर और फ्लैट इन शेप। हम लोग कहाँ थे? प्रोटेक्टर क्या होता है? दो शेप में आता है। एक तो सेमी सर्कुलर शेप में आता है और सर्कुलर शेप में आता है। सर्कुलर शेप में ऑब्वियसली 360 डिग्री तक आप मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर से, और जो सेमी सर्कुलर शेप है उसमें 180 डिग्री तक। ये हमारा वुड का भी बना हो सकता है, ट्रांसपेरेंट सेलुलोज का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल का भी बना होता है। एंड प्रोटेक्टर यूज टू मेजर द एंगल एंड ड्रॉ द लाइंस विद द लिस्ट काउंट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का इसका लिस्ट काउंट होता है 360 डिग्री। तो आप आपका सर्कल वाला में 360 डिग्री मेजर कर सकते हैं, विदाउट सर्कल वाला मतलब सेमी सर्कल वाला में आप 180 डिग्री मेजर कर सकते हैं। इसमें एंगल मेजर करते हैं हम। तो स्केल ऑफ कॉर्ड्स यूज टू सेट द रीड। स्केल ऑफ कॉर्ड क्या हो गया? ये मिट क्यों नहीं रहा? ये तो नेक्स्ट मिट क्यों नहीं रहा? मिटना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्केल ऑफ कॉर्ड्स यूज टू सेट और रीड एन एंगल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर। जो आपका स्केल ऑफ कॉर्ड्स होते हैं वो एंगल मेजर करने के काम आते हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर। पेंसिल की बात करें तो भाई ये लीड पेंसिल होती है, इज मेड अप ऑफ द ग्रेफाइट पाउडर और द काउलिन और क्ले। Lead pencil is made up of the graphite powder, kaolin or the clay, and the pencil drawing pencils are the graded according to the increase in the relative hardness। जो आपकी ड्राइंग पेंसिल है वो उसको हम हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम इसको रिलेटिव हार्डनेस के अकॉर्डिंग इसको हम ग्रेड करते हैं, जिसमें ग्रेड एच डिनोट द डिग्री ऑफ हार्डनेस। अभी आप नेक्स्ट और बी सॉफ्टनेस को डिनोट करती है और एच बी मीडियम सॉफ्ट को डिनोट करती है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ पेंसिल है, जिसमें हार्ड ग्रेड की पेंसिल 9H से 4H तक होती है। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H। और मीडियम ग्रेड की होती है 3H से B तक होती है। 3H, 2H, H, HB एंड B। ये हमारा लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग के लिए यूज किया जाता है, जो आपकी मीडियम ग्रेड है वो। और जो आपकी हार्ड ग्रेड है वो ड्रॉ द लाइट एंड फाइन लाइंस के लिए यूज किया जाता है। लाइट एंड फाइन लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपकी हार्ड ग्रेड की पेंसिल यूज की जाती है। मीडियम ग्रेड को आप लेटरिंग और डायमेंशनिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें 3H से B तक की पेंसिल होती है आपकी। और सॉफ्ट ग्रेड में 2B से 7B तक यूज किया जाता है। और ये हमारा थिक लाइन और साइनी लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं हम इसमें। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैरायटी ऑफ पेंसिल के हार्डनेस की वैरायटी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ कंटेंट हैं जो वेरी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सॉफ्टनेस हार्डनेस आप पता कर सकते हैं। जैसे आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेंसिल है, मतलब 9H है, तो उसमें क्ले कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें। और
सॉफ्ट सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है 7B, तो उसमें ग्रेफाइट कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा। और 2H पेंसिल क्यों यूज किया जाता है? यूज टू ड्रॉ थिन लाइन, जो आपकी थिन लाइन, जनरली आपका थिन लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2H पेंसिल आप मैक्सिमम, जैसे आप ED पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, तो 2H पेंसिल का यूज बहुत ज़्यादा होता है ED में। आउटर लाइंस ड्रॉ करने के लिए, डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के लिए, डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के लिए, और एरो हेड। एरो हेड क्या होता है? जो आपका ये एरो हो गया, एंड दिस इज यूर एरो हेड। यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो ये आपका 2H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, तो इसको एरो हेड बोलते हैं। ये हमारा डायमेंशनिंग में यूज किया जाता है एरो हेड्स। और ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए भी। और HB की बात करें, HB क्यों यूज किया जाता है? टू ड्रॉ थिक लाइन ड्रॉ करने के लिए, बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने के लिए, फॉर फ्री हैंड वर्क्स ड्रॉ करने के लिए, फ्री हैंड वर्क्स के लिए भी HB यूज किया जाता है। एंड 3H एंड 4H यूज किया जाता है टू ड्रॉ सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, ड्राइंग माइन्यूट डिटेल्स। जो माइन्यूट डिटेल है वो ड्रॉ करने के लिए 3H एंड 4H। एंड B शेडिंग के लिए यूज किया जाता है B। H फॉर आउटलाइन विजिबल एजेस एंड डायमेंशनिंग, लेटरिंग, बाउंड्री एंड लाइंस इन कंपास। तो ये हमारे डिफरेंट ग्रेड हो गए, इनके यूज हो गया। आप ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आपको याद करने में थोड़ी टफ होगी, बट क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप यहाँ पर स्केल देख सकते हैं पेंसिल का, जो आपका हार्डनेस, अभी आपका 9H पेंसिल है ना, जितना ज़्यादा हार्ड है उतना ज़्यादा लाइट कलर होगा, और जितनी ज़्यादा सॉफ्ट है 9B उतना ज़्यादा आपका मतलब उतना ही ज़्यादा आपकी पेंसिल सॉफ्ट होगी। तो आप देख सकते हैं मोर ब्लैक होगा जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। स्टैंडर्ड स्कूल पेंसिल HB होती है, और हार्ड स्मर्जेस ईजियर, मतलब लाइट होगी। B मतलब ब्लैक, HB मतलब मिड ग्रेड, H मतलब हार्ड ग्रेड, एंड F मतलब फाइन ग्रेड। अब यहाँ से देख सकते हैं 20 ग्रेड्स होती है हमारी पेंसिल की, याद रखना है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कितनी ग्रेड्स होती है। RRB में जनरली इजी क्वेश्चन, जैसे कि आप बेसिक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, आप सोचोगे कि यार ये इतना बेसिक कहाँ पूछेगा, पर वही पूछ लेता है क्वेश्चन में, और वो आप प्रेशर में कर नहीं पाते। और ये आपका 2 टाइप के फिनिश होते हैं, चीजल एज होता है इसका मतलब पेंसिल के, और एक पॉइंटेड एज होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप का होता है चीजल एज, और इसमें स्केचिंग और शेडिंग के लिए यूज किया जाता है। कोनिकल एज लेटरिंग के लिए यूज किया जाता है, और वेज चीजल एज यूज किया जाता है फॉर ड्राइंग लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और बेवल एज यूज किया जाता है यूज इन कंपास में यूज किया जाता है बेवल एज किसको बोलते हैं कि ये हो गया, ये आपका बेवल एज है, ट्राइंगल टाइप का। सेट स्क्वायर, ऑब्वियसली सेट स्क्वायर आपका क्या के लिए यूज किया जाता है? एंगल सेट करने के लिए। इट इज यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन विच आर यूजुअली ड्रॉन विद T स्क्वायर। इट इज यूज फॉर ड्राइंग ऑल स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड विच आर यूजुअली ड्रॉन विद द T स्क्वायर। ट्राइंगुलर इन शेप होता है हमारा, ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, जैसे बताया था ना सेट स्क्वायर ऐसा टाइप का। ट्राइंगल इन शेप आर मेड अप ऑफ द सेलुलोइड और प्लास्टिक मटेरियल। Vertical lines can be drawn with the help of the T square and set square. Next हम देखेंगे एंगल, द एंगल विच इज डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। एंगल जो 15 डिग्री से डिवाइड है आर मेड विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। जो आपके 15 डिग्री, जैसे कि आपका 15 डिग्री एंगल हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया, 45 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, 75 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। ये 15 में, इसके ये मतलब 15 में डिवाइड है ना, तो ऐसे एंगल को आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। द एंगल विच इज डिवाइजेबल बाय 15 डिग्री आर मेड विद द हेल्प ऑफ द, मतलब नहीं, इसको मेजर नहीं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेट स्क्वायर 2 टाइप के होते हैं, एक तो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है, एक 30 से 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर होता है, जिसमें 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, फिर इधर 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इसमें भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 45 90, और ये हमारा 90 180 डिग्री। तो ये 2 टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं आपके। 45 90 वाला होता है, एक होता है 30 60 90, 2 टाइप के सेट स्क्वायर्स होते हैं।
सिंपल, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें याद रखना है इसमें, क्योंकि बेसिक ही आएगा। रूल और स्केल क्या होता है, एज यू नो अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ ज़्यादा मतलब आपको देखे ही होगे आप क्वेश्चन, आप शिफ्ट 2 जिनका कैंसिल हुआ है वो तो पता ही है, आप क्वेश्चन का एनालिसिस तो किए ही होंगे। तो आरआरबी का लेवल किस तरफ किस साइड है, मतलब कितने लेवल तक जाएगा क्वेश्चन, क्या क्या लेवल के रहेंगे आपको यू नो वेरी वेल। सो अभी आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है। स्केल्स की बात करें तो भाई स्केल्स आर द टाइपिकली मेड फ्रॉम द मटेरियल सच एज द वुड का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, सेलुलॉइड प्लास्टिक का भी हो सकता है, कॉमनली यूज फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन एंड द एजेस ऑफ द स्केल्स आर मार्क्ड विद द सेंटीमीटर डिवीजन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द मिलीमीटर्स फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट। मिलीमीटर्स में भी डिवाइड करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए। ये वुडन स्केल ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। फ्रेंच कर्व की बात करें तो ये हमारा कर्व को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंच कर्व सीधा फ्लेक्सिबल कर्व होता है हमारा। ये कंपास बॉक्स में आप जनरली देखे होंगे, अगर आप ईडी के सामान लिए होंगे तो उसमें आपको मतलब इसके ज़रूरत पड़ता है कर्व और कट ड्रॉ करने के लिए, तो इसमें आप फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज में आप लिए होंगे ये वगैरह। तो फ्रेंच कर्व क्या है, इसका मतलब काम होता है फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ द लीड बार inside rubber which bends conveniently to draw the smooth curve any set of the points and used to draw the curve which cannot be drawn with compass for irregular curve। इरेगुलर कर्व ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है ये हमारा। ड्राइंग शीट की बात करें तो ये हमारा IS कोड 10711 2001 पे IS कोड पे दिया गया है इसकी स्पेसिफिकेशंस, एंड इसको हम ड्राइंग शीट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ शीट। लेंथ एंड विड्थ का रेशियो होता है इसका। तो अभी आप इसमें देख लीजिए, लेंथ का रेशियो अगर 1 है तो विड्थ का रेशियो √2 होगा, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1.41 कुछ होता है। तो 40% ज़्यादा होता है आपका जो आपका लेंथ है से विड्थ ज़्यादा होता है इसमें। तो आपके पास 5-6 टाइप की सीट है, और ये आपका इसका एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका एक ट्रिक है ड्राइंग शीट में, आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं इनका साइज। ये सारे साइज याद कर सकते हैं, ये नाम भी याद हो जाएंगे। नाम तो नॉर्मल चीज़ है, एंटीक्वारियन है A0 का, A1 का डबल एलिफेंट है, फिर एम्पेरियल A2 का, A3 का हाफ एम्पेरियल है, एंड A4 का क्वार्टर एम्पेरियल है, उसके बाद A5 का नाम नहीं है। तो एंटीक्वारियन, डबल एलिफेंट, इम्पेरियल, हाफ इम्पेरियल, क्वार्टर इम्पेरियल। अभी ये आपके जो साइज है ये ट्रिम्ड साइज है, आपको ट्रिम्ड साइज याद रखने हैं। फिर अनट्रिम्ड साइज में आप +40 mm कर देना है, अनट्रिम्ड साइज में +40 mm कर देना है, लेंथ विड्थ दोनों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 840 में जोड़ोगे तो 880 हो जाएगा, 1190 में 1230 हो जाएगा। एरिया इसका 1 है, 1/2 एरिया हो जाएगा, फिर 1/4 एरिया हो जाएगा। A0 एंटीक्वारियन को रेफरेंस लेके 1/32 एरिया हो जाएगा, मतलब कि 1/32 ऑफ A0 जो आपका A4 A5 का साइज है। तो ये एरिया ऐसे कम होते जाएगा आपका सीट का, जो रिड्यूस हो रहा है ना, ये हाफ हो रहा है, फिर उसके बाद हाफ हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है, फिर हाफ हो रहा है। तो ये एरिया आप इसको तो याद कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। बट एक ट्रिक है बस इसका, जो साइज याद करने का। तो साइज याद करने का ट्रिक वैसे आपको अगर बहुत लोग तो याद कर लिए होंगे, बट इसका ट्रिक बता देता हूँ मैं। जैसे 841 गुणा 1189 है, 1189 विड्थ है आपका, 841 लेंथ है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से आपको सेम जाना है, 894 सेम जाना है, ये 420 को सेम रखना है, 297 को सेम रखना है, 210 को सेम रखना है। बस आपको 841 और 1189 को याद रख लेना है। अब यहाँ से आपको देखिए, अगर आप एरो से डाउनवर्ड आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको सेम जाना है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट से सेकंड डाउनवर्ड एरो नीचे जा रहे हैं आप। अब उसके बाद सेकंड से फर्स्ट डाउनवर्ड राइट की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो आपको हाफ कर देना है। पहले वाले में कुछ नहीं, सेम टू सेम। सेकंड में इसमें हाफ कर देना है, फिर इसमें हाफ कर देना है, फिर इसमें हाफ कर देना है, फिर इसमें आपको हाफ कर देना है। 420 का 210 हो जाएगा, फिर इसका हाफ कर देना है, 297 का हाफ 148। तो
ये आपको याद हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसा ड्रॉ करके, जैसे कि आपको पूछ रहा है A3 पूछ रहा है, तो आप ए वाला ड्रॉ कीजिए, उसके बाद इसको सेम कर दीजिए यहाँ पर, फिर उसके बाद इसका हाफ कीजिए, फिर इसको सेम कीजिए, फिर इसका हाफ कीजिए, मतलब 841 का हाफ 420, फिर 420 को सेम इधर सेकंड नंबर पे लाके 594 को फर्स्ट नंबर पे हाफ कर दीजिए। तो ऐसा आप कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूँ कि आप ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप एक बार और मतलब इसमें एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि इतना ही टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो A2 साइज जनरली यूज किया जाता है हमको। और हाँ, मैंने बता दिया था ना, इसमें अनट्रिम्ड साइज में भी बता दिया था मैंने कि आपको जो भी डायमेंशन है, लेंथ विड्थ है, उसमें +40 mm कर देना है। तो स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस ऑफ द बॉर्डर, स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस ऑफ द बॉर्डर इज 0.6 mm। जो आपका स्टैंडर्ड लाइन थिकनेस है बॉर्डर का वो 0.6 mm होता है। एंड द टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन शुड बी 10 mm। टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन 10 mm होता है आपका। लेफ्ट मार्जिन शुड बी 20 mm। and title block placed at right hand bottom of sheet except A4 drawing sheet title block placed at right hand side except A4 drawing sheet में आपका अलग जगह पे होता है। टाइटल ब्लॉक किसको बोलते हैं? टाइटल ब्लॉक जो आपका अभी नेक्स्ट आगे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मे बी होगा, यहाँ आगे नहीं है टाइटल ब्लॉक, आगे मिलेगा नहीं है, इस पे मैं बता देता हूँ। टाइटल ब्लॉक क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर में ED पढ़ा होगा, तो आप जनरली A3 सीट का यूज करते हैं ना, जनरली A3 सीट का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर आपको मैं बताया A2 का यूज करते हैं, पर कॉलेज में A3 यूज करते हैं जनरली हम। A2 आपको यहाँ से A3 यूज करना है, मतलब यहाँ पर आपको A2 याद रखना है कि A2 जनरली यूज किया जाता है। और आपका लेफ्ट मार्जिन 20 mm होगा। टाइटल ब्लॉक प्लेस्ड एट राइट एंगल, टाइटल ब्लॉक का साइज 185x65 होता है। तो ये आपकी ड्राइंग शीट हो गई। और यहाँ पर एक ऐसा ब्लॉक होता है, तो ये आपका 185 होगा और ये आपका 65 होगा। तो ऐसा एक ब्लॉक होता है जिसमें आपका उसके सारे डिटेल्स होते हैं, स्केल्स क्या है, मतलब सारी ड्राइंग्स की डिटेल होती है टाइटल ब्लॉक में। फिगर शुड बी ड्रॉन इन द सेंटर ऑफ द वर्किंग स्पेस, जो वर्किंग स्पेस के सेंटर में फिगर को ड्रॉ करना होगा आपको। फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द IS 11664 1986, जो आपका IS कोड है, इसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग शीट को फोल्ड करना होगा। ऑलवेज फोल्ड वर्टिकली फर्स्ट, ड्राइंग शीट को ऑलवेज वर्टिकली फर्स्ट फोल्ड करना है आपको। और अनट्रिम्ड साइज ऑफ ड्राइंग इज अप्रॉक्सीमेटली 30 mm ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रिम्ड साइज। 30 to 40, मैंने 40 बताया था, बाकी 30 to 40 याद रखना है आपको। 30 to 40 अनट्रिम्ड साइज मतलब क्या होता है? अनट्रिम्ड साइज देखिए यहाँ पर ड्राइंग पे समझाया गया है कि ये जो आपका ना ये मार्जिन है, ये अगर कंप्लीट है तो इसको अनट्रिम्ड साइज बोलेंगे। ट्रिम्ड साइज मतलब ये 10 mm घट जाएगा आपका, इधर से भी 10 mm, इधर से भी 10 mm, नहीं इधर से 20 mm, इधर से 20 mm, इधर से 20 mm, इधर से 20 mm। तो आपका क्या है, ये जो लेंथ विड्थ है ना, इसका लेंथ है ना, तो 20 40 mm कम हो जाएगा। तो अनट्रिम्ड साइज में 40 mm ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ड्राइंग का ये समझ आ गया होगा कि कौन सा टाइटल ब्लॉक क्या है, और फिगर को किसमें मतलब अपना जो मार्जिन वगैरह समझ आ गई होगी आपको। 20 mm की मार्जिन होती है, यहाँ पर मार्जिन के बारे में भी दिया है। लेफ्ट मार्जिन शुड बी 20 mm, टॉप राइट एंड बॉटम मार्जिन 10 mm की होती है। जो आपकी टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन, नहीं लेफ्ट मार्जिन ये वाली हो गई, ये आपकी 10 mm की होती है। और जो राइट मार्जिन होती है, नहीं लेफ्ट मार्जिन होती है, ये वाली लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन आपकी 20 mm की होती है। रबर की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ रबर एंड यूज टू इरेज द एक्स्ट्रा। रबर का वर्क क्या है, ये तो बेसिकली आपको पता ही है।
डिवाइडर क्या होता है आपका जनरली देखा होगा, डिवाइडर क्या के लिए यूज किया जाता है, डिवाइड द स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है कुछ कोई लाइन को। जी ऐसे कर्व लाइन है तो इसको आप ऐसा डिवाइडर से डिवाइड करोगे आप डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में। कंपास का वर्क यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ये आर्क ऑफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए, या फिर आर्क ऑफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए, कि जैसे आर्क ड्रॉ करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम उसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आर्क ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू ड्रॉ द सर्कल इन द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रिक्वायर्ड डायमीटर। ड्राइंग क्लिप्स एंड क्लिप, ये आपकी यूज की आती है टेबल में फिक्स करने के लिए, ड्राइंग पिन एंड ड्राइंग क्लिप्स, ये तो जनरली आपको पता ही है। क्लिनोग्राफ क्या होता है, क्लिनोग्राफ इज द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट विच वर्क्स विद अ टी स्क्वायर एंड फंक्शन लाइक अ एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, ये एडजस्टेबल सेट स्क्वायर की तरह काम करता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द वुड और प्लास्टिक, ये वुड का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ द इंक्लाइन पैरेलल लाइन, ये इंक्लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। फास्टनर्स, मटेरियल यूज टू फिक्स द ड्राइंग सीट ऑन ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग सीट को फिक्स करने के लिए फास्टनर्स यूज किए जाते हैं। ये क्लिप टाइप की है, इसको आप जैसे ड्राइंग सीट पे आप इंसर्ट करोगे ना तो ड्राइंग सीट इधर उधर नहीं होगी, उड़ेगी नहीं, तो ये क्लिप होती है ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग सीट को फिक्स करने के लिए, फास्टनर्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो बस टेम्पलेट क्या होता है, ये टेम्पलेट हो गया आपका, ये इसमें बहुत सारे सर्कल हो गया जो आपको जो ड्रॉ करना है, इसमें आपको प्रोटेक्टर भी दिया हुआ है, स्केल भी दिया हुआ है, तो आपको मल्टीपल चीज़ इससे यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स आर द अवेलेबल फॉर द ड्राइंग, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इससे आप, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। इलिप्स का कहाँ दिया हुआ है यहाँ कुछ दिया है इलिप्स का, इलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं इसके हेल्प से आप। ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर एंड द अदर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेंसिल्स इज द थिन प्लेट ऑफ द पीस ऑफ द सेलुलॉइड यूज टू राइट द लेटर्स एंड न्यूमेरिकल्स। जो ये स्टेंसिल्स होती है ना, इससे आप जैसे एकदम एग्जैक्टली इसमें आप पेन चलाओगे ना तो ड्राइंग शीट पे आपका सेम लेटर आप ड्रॉ कर पाओगे। जैसे आपको लिखने में दिक्कत हो रही तो आप स्टेंसिल के थ्रू, स्टूडेंट जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टेंसिल्स दिया जाता है ताकि वो लेटर अच्छे से बना पाए। तो ड्राइंग शीट में एक्यूरेट लेटर लिखने के लिए आप स्टेंसिल्स का यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल कर्व क्यों यूज किया जाता है, इट इज़ मेड अप ऑफ द लीड बार enclosed in the rubber and can be bent into any shape from a curve। ये हमारा ये कर्व ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। स्केल क्या होता है भाई, द प्रपोर्शन बाय विच वी आइदर reduce or increase the actual size of the object of the drawing sheet is called as the scale, and civil engineers and architects generally are use reduced scale, conventional sign and symbol are in the constant use on small scale drawing like cities, road and railways. Maximum size of scale or largest measurement is 30 into 3 centimeter and the smallest is 12 into 12. Maximum size of the scale or largest measurement will be 30 into 3 centimeter and the smallest measurement will be 12 into 2. इंजीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल, दो टाइप के स्केल होते हैं हमारे पास। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल, एक तो आपका रिड्यूस्ड स्केल होता है, मतलब आपका बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है पर उसको आप एक छोटे से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, बहुत जो आपका फील्ड हो गया बहुत बड़ा जो सर्वे वाला, उसको आप छोटे से एक डॉक्यूमेंट में मतलब कॉपी पे आप प्लान कर रहे हो, मैप के थ्रू ड्रॉ कर रहे हो। यूज व्हेन द डायमेंशन ऑन द ड्राइंग शीट आर स्मॉलर देन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द बिग ऑब्जेक्ट। एग्जांपल जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, बॉयलर, शिप, एरोप्लेन्स, ये बड़े होते हैं ना, इनको ड्राइंग पे आप एक स्केल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फैक्टर लेस देन 1 होता है। फुल स्केल का मतलब क्या है, जैसे स्पानर हो गया, पेन हो गया, नट बोल्ट, ये भाई ये छोटे होते हैं, इनको आप जितना बड़ा नट है ना उतना बड़ा ही आप ड्राइंग पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फुल स्केल, इसका RF 1 होता है। और कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जैसे कि छोटे छोटे होते हैं, उनको आप क्या है आप आसानी से उनको देख नहीं पाओगे, तो उनको एक बड़े स्केल पे बनाना होता है आपको। तो ये लार्ज स्केल होता है, इनलार्जिंग स्केल ये होता है इसमें, जैसे कि RF ग्रेटर देन 1 होता है। ड्राइंग इज ड्रॉन विद द बिगर डायमेंशंस कंपेरिजन टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट
नीड टू बी एनलार्ज, आर एफ इज ग्रेटर देन 1। ग्राफिकल स्केल होता है भाई, ग्राफिकल स्केल इज ड्रॉन एंड द ड्राइंग इट सेल्फ एंड इट टेक केयर द श्रिंकेज of the engineer's scale. And when drawing becomes old and representation fraction क्या होता है, it is the ratio of the size of the object on the drawing and the actual size of the same object and length of object on drawing divided by actual length of object। तो मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होता है भाई ये आपका रिप्रेजेंटेशन फैक्टर। और अंडर रूट में लोगे आप स्केल में तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, तो ये आपका स्केल्स हो गए, नहीं रिप्रेजेंटेशन फैक्टर्स हो गए। अब लेंथ ऑफ स्केल आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, लेंथ ऑफ स्केल की बात करें तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, आर एफ यूनिटलेस होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप स्केल के। प्लेन स्केल है भाई, प्लेन स्केल इट मेजर द कंसेक्यूटिव division or unit and the smallest measurement that can be using a plane scale RF 1:1 is 0.5 mm, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, यार्ड फीट होता है। तो ये हमारे प्लेन स्केल मेजर करते हैं। इट कैन मेजर द 3 कंसेक्यूटिव डिवीजन और यूनिट्स एंड मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर यार्ड फीट इंच, ये हमारे डायगोनल स्केल के फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट है दिस स्केल्स लाइक डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड टू रीड अ वेरी स्मॉल यूनिट विद द ग्रेट एक्यूरेसी। फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कैन बी मेजर्ड एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 2 पार्ट प्राइमरी स्केल एंड द वर्नियर स्केल। इन डायरेक्ट और फॉरवर्ड वर्टिकल स्केल एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। डायरेक्ट वर्नियर में n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होता है। रेट्रोगेट वर्नियर में n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n प्लस डिवीजन 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल होता है। एन एक्सटेंडेड वर्नियर में n डिवीजन ऑफ द एक्सटेंडेड वर्नियर 2n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल होता है। एंड कंपेरेटिव ग्राफ स्केल में क्या होता है, इट इज द प्लेन स्केल हैविंग द RF बट कैलिब्रेटेड टू रीड द डिफरेंट यूनिट। जैसे किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट। कंपेरेटिव स्केल का मतलब क्या है, आप मेजर तो आप किलोमीटर में कर रहे हो पर उसको आप माइल में रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो एक कैलिब्रेशंस होते हैं इसमें कि आप जितना किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट कर दीजिए, किलोमीटर को मिनट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कैलिब्रेशंस होते हैं कंपेरेटिव स्केल्स में, कैलिब्रेशंस किए होते हैं। 5वां नंबर स्केल ऑफ कॉर्ड्स। स्केल ऑफ कॉर्ड्स क्या होता है, यूज टू मेजर द ड्रॉ द एंगल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर। तो भाई ये स्केल ऑफ कॉर्ड्स ना एंगल मेजर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर नहीं होता तो। अब लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। अब ड्राइंग शीट है, अभी देखना मैंने बताया था कि यार ड्राइंग शीट में एक टाइटल ब्लॉक होता है जो 185 एंड 65, देखिए आपके यहाँ पर टाइटल ब्लॉक है, तो ये टाइटल ब्लॉक 185 इंटू 65 का टाइटल ब्लॉक होता है। लेफ्ट राइट एंड नहीं, राइट बॉटम एंड टॉप मार्जिन 5 mm 5 mm 5 mm और ये 20 mm का होता है राइट मार्जिन और द बॉर्डर लाइंस। एंड द टाइटल ब्लॉक लोकेशन राइट साइड एंड द लोअर मोस्ट ड्राइंग सीट, राइट साइड में है, लोअर मोस्ट में है। 185 इंटू 65 में भी आपको याद आ गया होगा, होप उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अब इसका टाइटल ब्लॉक का थोड़ा लेआउट भी देख लीजिए। इसमें क्या क्या होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट होता है, डिज़ाइन कब किया गया, नेम लिखना है इसका, डेट हो गया, ड्रॉन कब किया गया, चेक कब किया गया, स्टैंडर्ड्स क्या हैं इसके, अप्रूव्ड कब हुआ, ड्राइंग नंबर कौन सा है, टाइटल वगैरह, स्केल हो गया, प्रोजेक्शन सिंबल वगैरह, तो ये सब लिखा होता है टाइटल ब्लॉक्स में। ऑल डायमेंशन इसमें mm में होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, साइन कन्वेंशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल्स। तो भाई आपका जो स्टील है, कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम है एंड इट्स एलॉय है, तो सब आप एक लंबी डायगोनल लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लीड है, जिंक है, टीन है, वाइट मेटल है, तो इसको आप एक इधर लाइन खींचोगे, एक इधर लाइन खींचोगे तो क्रॉस में, तो ये आपका डिफरेंस ये है। अब ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गन मेटल है, तो एक लाइन खींचोगे एक डैश लाइन, फिर एक लाइन खींचोगे एक डैश लाइन, तो ये आपका डिफरेंट ब्रास, ब्रॉन्ज एंड गन मेटल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्लास की बात करें तो ग्लास को आप ऑनली ऐसे 3 छोटे लाइन, ऐसे छोटे लाइन करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोर्सिलिन स्टोनवेयर, भाई इसको आप राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन करके लाइन, जैसे इसमें
आपका स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम इसमें था ना, वैसे इसमें लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन करना है, मार्बल, फ्लेट वगैरह। तो नेक्स्ट है एस्बेस्टोस, इसमें भी क्रिस क्रॉस, ये जाली टाइप का है, जाली वाले स्ट्रक्चर, इधर से लेफ्ट वाली लाइन, इधर से राइट की तरफ इंक्लाइन, इधर से लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन। तो एस्बेस्टोस, फेल्ट पेपर, माइका, कॉर्क, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड द वुड प्लाईवुड। वुड प्लाईवुड को आप एक ऐसी सिंगल लाइन, वर्टिकल लाइन से आप इंडिकेट कर सकते हैं वुड प्लाईवुड को। अर्थ को आप जनरली आपने सॉइल मैकेनिक्स में तो बहुत किया ही होगा, तो आप ऐसा एक लाइन खींचेंगे, इधर से एक लाइन खींचेंगे, तो अर्थ को ऐसे डिनोट करते हैं। कंक्रीट को ये ट्रायंगल और फिर बहुत ऐसा बिंदु आप ये कर सकते हैं कंक्रीट को। ये तो जनरली किया ही होगा आप आरसीसी वगैरह में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, ये तो सिंपल आप पहले से ही करते आ रहे हैं, डैश होता है वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, etc। स्पॉट वेल्ड को आप सिंगल एक सर्कल से, प्लग वेल्ड को ऐसा आप एक यू शेप, जो कि उल्टा होता है यू शेप, उल्टा यू शेप से प्लग वेल्ड को। सीम वेल्ड को आप एक सिंपल सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर दो एक लाइन चला देंगे, सीम वेल्ड एंड द कंटिन्यूस वेल्डिंग बोलेंगे इसको। फ्यूज को भाई एक सर्कल इधर होगा, एक सर्कल इधर होगा, उसको ऐसा ऐसा ऐड करेंगे, मतलब इन्फिनिटी टाइप का होगा, है ना। या फिर रेक्टेंगुलर को के ऊपर एक लाइन चला देंगे। स्विच को भाई आप देखिए यहाँ पर स्विच, ये तो आप देख के समझ जाएंगे, स्विच कॉमन सेंस थोड़ा। स्विच ओपन में रहेगा, तो स्विच ओपन में रहेगा तो ये अलग रहेगा, तो इसको अपोजिट सेंस में याद रख लीजिए। ओपन में कनेक्ट नहीं रहेगा, अपोजिट सेंस में। स्विच ऑफ है तो कनेक्ट रहेगा, मतलब इसको अपोजिट सेंस में याद रख लीजिए आप। फैन, सीलिंग फैन को ऐसा इंडिकेट किया जाएगा परसेंटेज, जैसे कि इनफाइनिट, इधर इनफाइनिट, ऐसे याद रख लेना। एग्जॉस्ट फैन को ये ऐसा फैन हो गया, बीच में इन्फिनिटी हो गया, ऐसा एग्जॉस्ट फैन हो गया। और ये रेगुलेटर, एक आपका बोर्ड है, रेक्टेंगल है, उसमें एक स्माइल साइन है, ऐसे याद रख लेना रेगुलेटर को। ये स्माइल को आप अपने हाथ से रेगुलेट करते हैं, ऐसा मतलब सेंस लगा के आप कर सकते हैं कुछ चीज़ें, तो आप अपने माइंड में हाइपोथेटिकल कंडीशन बना के आप सोच सकते हैं। कनेक्टिंग वायर, स्ट्रेट वायर सीधी होगी, नॉर्मल कोई इसमें ये नहीं है। लाइट बल्ब, बीच में एक क्रॉस होगा सर्कल में। कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन ब्रेक होगा तो ऐसा 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 होगा, और राउंड सेक्शन में ऐसा आप देख सकते हैं, राउंड सेक्शन ब्रेक होगा तो। और पाइप ब्रेक होगी तो इसमें भी आप देख सकते हैं पाइप कैसे ब्रेक होगी। एंड ट्यूबिंग ब्रेक होगा तो ऐसा दिखेगा आपको। वुड रेक्टेंगुलर सेक्शन ब्रेक होगा तो ऐसा जिग जग दिखेगा आपको। सेक्शन आप देख सकते हैं, साइड में सेक्शन भी दिया है ना, वुड का सेक्शन ऐसा होता है। रोल्ड सेक्शन, आई सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ये ब्रेक होगा तो ऐसा दिखेगा। चैनल सेक्शन ब्रेक होगा तो ऐसा दिखेगा। चैनल सेक्शन, आई सेक्शन का यहाँ पर सेक्शन व्यू भी दे रखा है। अब टाइप्स ऑफ लाइन एंड लेटरिंग इन डायमेंशनिंग को देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप की लाइंस होती हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारा एक डेमो डायग्राम है, इसमें जो आपकी कटिंग प्लेन लाइन है, ये आपकी कटिंग प्लेन लाइन है, और ये आपकी सेंटर लाइन है, ये आपकी कटिंग प्लेन लाइन है, ये वाली, ये आपकी सेंटर लाइन है, ये आपकी आउटलाइन है, ये जो बाहर वाली लाइन है इसको आउटलाइन बोलेंगे हम। ये आपकी डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन को, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है, ये आपकी हिडन लाइन है, हिडन लाइन है ये दोनों। ये आपकी सेक्शन लाइन है, ये आपकी लीडर लाइन है, लीडर लाइन, ये वाली लीडर लाइन है, जो कि आपको जैसे यहाँ पर डायमेंशन आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो लीडर लाइन के थ्रू आप ऐसे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 इंटू डाया, तो आपके 5 मतलब डाया होता है, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा कि यार इस सर्कल का डाया 8 टाइम्स ऑफ, मतलब जो आपका डाया है ये इतना है 8/5। एंड लाइंस की बात करें, एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड SP 46/2003 वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस आर द डेमोन्स्ट्रेटेड बिलो।
कंटिन्यूस थिक लाइन आप कंटिन्यूस होगी और थिक होगी। ये हमारे कहाँ कहाँ यूज किया जाती है, विजिबल आउटलाइन में, विजिबल एजेस में यूज किया जाता है। कंटिन्यूस थिन लाइन स्ट्रेट और कर्ड में यूज किया जाता है। B1 इमेजिनरी लाइंस ऑफ द इंटरसेक्शन, इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन। B2 डायमेंशन लाइन में यूज किया जाता है। B3 प्रोजेक्शन लाइन में यूज किया जाता है। B4 लीडर लाइन में यूज किया जाता है। कंटिन्यूस थिन लाइन बहुत यूज है इसका, देखो आपको इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में यूज किया जाता है। ऑब्वियसली थिन है तो छोटी होगी, तो उसको हम हाइड कर देंगे तो उसको इमेजिनरी समझ ले, ऐसा मतलब थिन है तो उसको इमेजिनरी में हम उसको यूज कर सकते हैं इमेजिनरी लाइन बनाने में। थोड़ा अपना माइंड में याद करने के लिए ऐसा ट्रिक जमाना होगा आपको कि यार ये स्ट्रैटेजी होती है, ये मतलब आपको कोई भी चीज़ को आपको याद रखना है ना, तो चीज़ों को आप लिंक कीजिए, लिंक। जैसे कंटिन्यूस थिन लाइन है, थिन मतलब क्या होता है, बहुत ही पतला। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मतलब जो भी मैंने अभी तक जितना यूज, जो अपना पढ़ाई में यूज करता हूँ वो ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही कामयाब ट्रिक है। इससे आप ना कोई भी चीज़ को याद रख सकते। कंटिन्यूस थिक, कॉमन सेंस वाला सवाल है, तो कंटिन्यूस थिक है तो भाई ऑब्वियसली वो विजिबल आउटलाइन, ठीक है तो विजिबल वाली जगह पे जहाँ पर दिखना होगा तो थिक चीज़ वहीं लगाएंगे ना जहाँ पर आपको दिखाना होगा, डार्क चीज़ थिक चीज़ तो विजिबल एजेस, विजिबल आउटलाइन। तो ऐसे याद रख लीजिए आप कि यार विजिबल एजेस, विजिबल आउटलाइन में आपको थिक लाइन यूज करनी होगी। कंटिन्यूस थिक, कंटिन्यूसली थिक मतलब बहुत कंटिन्यूस ही थिक है वहाँ पर, तो वो आसानी से आपको विजिबल हो जाएगी। तो विजिबल आउटलाइन, विजिबल एजेस पे यूज किया जाएगा। तो ये आप नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे से मैं इसको समझा दिया। आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन अपने माइंड में बना लीजिए। आप एक ऐसा याद करने की ट्रिक है। पढ़ने को तो क्या है, हम पूरा तो पढ़ने को टाइम नहीं लगता, बट चीज़ें को याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, कि आपके माइंड में कैसी बैठ रही हैं। और भी ऐसा नहीं कि याद कर लिए मतलब रट्टा मार लिए, ये नहीं, कि आपकी चीज़ें आप प्रैक्टिकली सोच करके इन चीज़ों को याद करें तो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है दिमाग में। तो थिन लाइन है तो ऑब्वियसली इमेजिनरी लाइन में। डायमेंशन लाइन देखिए, डायमेंशन लाइन में थिन लाइन क्यों यूज करेंगे, इसका भी लॉजिक है। क्योंकि डायमेंशन को आपको दिखाना नहीं है सामने वाले को, वो आप बस मतलब जो आपकी लाइंस हैं वो आइडिया लगाएगी कि यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक ही डायमेंशन इतना है, तो आपको उसको हाइड रखना है तो वो थिन लाइन से ड्रॉ करेंगे हम, तो ऐसा आइडिया रखना है। प्रोजेक्शन लाइन में, प्रोजेक्शन लाइंस क्या होती है, कोई भी आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं ना तो ऐसे बहुत सारी लाइंस जाती है और यहाँ आपका उसका प्रोजेक्शन बनता है ना, तो ये लाइन को आपको नहीं दिखाना है ना, आपको तो प्रोजेक्शन को दिखाना है। तो ये हम इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए कि हम इसके थ्रू यहाँ पर एग्जैक्टली प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन भी थिन लाइन से ड्रॉ करेगी, तो ऐसा आपको आइडिया रखना है। लीडर लाइंस भी एक टाइप की डायमेंशन लाइन है, यार यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है पर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट इसका डाया बता नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा एरो लगा के आप ऐसा लीडर लाइन के थ्रू यहाँ पर बता रहे हैं उसका डाया। तो ये चीज़ें आपको डायमेंशन हाईलाइटेड जो ड्राइंग पे देखने वाली चीज़ें नहीं है, तो लीडर लाइन भी आप ड्राइंग पे आपको थिन लाइन से ड्रॉ करना है। तो ये सब चीज़ें के पीछे जो चारों लाइन बताया ना, B1 B2 B3 B4, इमेजिनरी लाइन, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, लीडर लाइन और हैचिंग लाइन। हैच करना है आपको, चीज़ों को हैच करना है, चीज़ों को हैच करना है, छुपाना है, तो भी आपको थिन लाइन का यूज करना होगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक नहीं है, याद कर लीजिए आप इसको। तो आउटलाइन ऑफ द रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेस, आउटलाइन ऑफ द रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेस, कुछ चीज़ें याद करनी भी होगी आपको। शॉर्ट सेंटर लाइन, सेंटर लाइन है तो आपको सेंटर बताने के लिए आपको छोटी थिन लाइन से ही बताना है, ताकि आप कंप्लीट डायग्राम में मतलब दिक्कत ना हो कि यार ये बिना मतलब की एक्सेसिव चीज़ें आपको दिखने लगे डार्क में, तो उससे क्या है ड्राइंग बिगड़ जाएगी आपकी। तो जो आपके मैक्सिमम चीज़ें थीन से ड्रॉ करेंगे जो अनइम्पॉर्टेंट होंगे बट आपको ड्रॉ करने के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ऐसा है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये थिक लाइन और थिन लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। तो कुछ नहीं, बस ये थिन लाइन और थिक लाइन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फ्री हैंड लाइन, ऑब्वियसली है फ्री हैंड लाइन तो आप आसानी से पता कर सकते हैं फ्री हैंड लाइन कैसी होगी। आप ऐसे 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 ड्रॉ करते हैं ना, फ्री हैंड में आपका सीधा लाइन नहीं जाता था, फ्री हैंड में ऐसे ऐसे जाती है लाइन, सिंपल। तो C1 लिमिट ऑफ द पार्शियल और द अनइंटरप्टेड व्यूज, लिमिट ऑफ द पार्शियल और अनइंटरप्टेड व्यूज सेक्शन इफ द लिमिट इज नॉट अ चैन लाइन, चैन थिन। तो ये आपको याद रखना है। कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विथ जिगजैग, कंटिन्यूस थिन स्ट्रेट विथ जिगजैग। देखिए बोला क्या है इसमें, स्ट्रेट बोला है ना इसमें, कंटिन्यूस थिन,
थिन जाएगी कंटिन्यूस, जिग जैग कर दो, फिर थिन, कंटिन्यूस, थिन, जिग जैग। तो ये आपको याद रख लेना है। जिग जैग मतलब ये जेड सेक्शन बन जा रहा है ना आपका, ये जेड बन रहा है ये, तो आपका ऐसे याद रखना है, कंटिन्यूस, थिन, स्ट्रेट विद जिग जैग। इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, लंबी ब्रेक लाइन। एक लंबा जाती है, उसके बाद ब्रेक हो रही है, उसके बाद लंबा जाती है, ब्रेक हो रही है। तो कोई भी लाइन है जो ब्रेक हो रही है उसमें यूज किया जाता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन में, कंटिन्यूस, थिन, जिग विथ जिग जैग। अब डैश्ड लाइन कहाँ यूज की जाती है? डैश्ड लाइन कुछ भी हिडन चीज, हिडन आउटलाइन को, हिडन एजेस को छुपाने के लिए। तो आपको डैश्ड लाइन, हिडन आउटलाइन और हिडन, डैश्ड मतलब ये हो गया, डैश लाइन हो गया, तो ये आपकी हिडन एजेस, हिडन आउटलाइन को छुपाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बताने के लिए। तो ऐसा आपको एक साइकोलॉजिकल माइंड में बनाना होगा। अब डैश लाइन की बात करें तो डैश, थिन लाइन, थिन लाइन, हिडन आउटलाइन, हिडन एजेस, सेम इसी के जैसे है। नेक्स्ट चैन लाइन की बात करें तो चैन लाइन कैसे ड्रॉ करती हैं? एक जाएगा, फिर छोटा डैश आएगा, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश। तो ये हमारी सेंटर लाइन बताती है ना, जैसे रोड है तो आप रोड में, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई, तो ये सेंटर लाइन को बताती है। जो आपकी लॉन्ग चैन लाइन है, चैन लाइन है, सेंटर लाइन बताएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि आपका ये हो गया, तो ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताती है और ट्रेजेक्ट्रीज को बताती है। तो आपको याद रखना होगा इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। चैन थिक लाइन एट द एंड्स एंड एजेस ऑफ द डायरेक्शन, चैन थिन थिक एट एंड्स, चैन थिक एट एंड्स एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। H1 कटिंग प्लेन्स में यूज किया जाता है। कोई प्लेन को कट करना है तो चैन थिक एट एंड्स एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक, चैन थिक की बात करें तो चैन थिक लाइन, चैन लाइन है पर थिक है, इंडिकेशन ऑफ द लाइंस और सरफेस टू विच स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। जैसे जो कोई ज़्यादा हाईलाइट करना है, स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसको तो हम चैन लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, चैन थिक से। चैन थिक डबल डैश, अब यहाँ पर डबल डैश आ जा रहा है, सिंपल सा। अब इसके भी 2-4 यूजेस हैं, अब देख लेते हैं इनको। आउटलाइन ऑफ द एडजेसेंट पार्ट्स, अल्टरनेटिव्स और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मूवेबल पार्ट्स एंड सेंट्रोइडल लाइंस, इनिशियल आउटलाइन प्रायर टू फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन। तो याद रखना है आपको इन चीज़ों को। जनरली 3 टाइप्स ऑफ द लाइन बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ ड्राइंग। थिक लाइन 1 mm की होती है। मीडियम लाइन, देखिए थिक से सीधा 0.5 माइनस कर दिए तो हम मीडियम लाइन हो गया, उसके बाद फिर माइनस किए तो थिन लाइन 0.3। तो याद रख लीजिए आप, थिक से 1 mm है तो सीधा 0.5 mm माइनस कर दिए तो 0.5 mm हो गया, उसके बाद फिर 0.3 mm। एंड मिनिमम थिकनेस ऑफ द लाइन 0.5 mm। थिक लाइन की जो थिकनेस है मिनिमम 0.5 mm होनी चाहिए, और थिन लाइन तो 0.3 mm होती है एज पर द IS 962/1989। आपको IS कोड ऐसा माइंड में बैठा रहना चाहिए कि यार ये इसमें IS कोड ये है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं IS कोड पूछेगा, बट आपको रहना चाहिए आइडिया। तो स्पेस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स इंक्लूडिंग द हैचिंग शुड, minimum space between the parallel lines including the hatching should never be less than the twice the thickness of the heaviest line, and recommend that should not less than the 0.7 mm। लेटरिंग की बात करें, IS 9609 Part 1 2006, 962 1989 lettering for the technical drawing। Lettering should be done only horizontally। The standard height for the most lettering is 3 mm। Mainly 2 types of the lettering is used in the engineering drawing। गोथिक लेटरिंग होती है और गोथिक लेटरिंग एंड रोमन लेटरिंग होती है। 2 टाइप की लेटरिंग होती है, गोथिक लेटरिंग एंड द लेटरिंग। मतलब क्या होता है कि आप ड्राइंग्स में जो लिख रहे हैं ना उन्हीं को लेटरिंग बोलते हैं। तो ये लेटरिंग का मतलब ये है। इसमें IS कोड 9609, आप ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन है उनको आप बताने के लिए जो आप लिख रहे हैं ना ड्राइंग में, वही आपकी लेटरिंग कहलाती है। अब लेटरिंग के लिए पेंसिल वगैरह भी हमने बताया था कि कौन सी पेंसिल यूज करते हैं हमने। गोथिक लेटरिंग क्या होती है? द स्टैंडर्ड हाइट फ्रॉम द मोस्ट लेटरिंग इज, स्टैंडर्ड हाइट फॉर मोस्ट लेटरिंग इज 3 mm। मेनली 2 टाइप्स ऑफ द लेटरिंग, गोथिक लेटरिंग एंड द लेटरिंग हैविंग ऑल द अल्फाबेट्स और numerals of the uniform thickness called Gothic lettering। Gothic lettering are mainly used for the main titles of the ink drawing। ink drawing के
मेन टाइटल्स के लिए गोथिक लेटरिंग यूज किया जाता है। दिस लेटरिंग इज द मोस्ट कॉमन स्टाइल्स यूज्ड इन द वर्किंग ड्राइंग एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ इट्स इजी इट इज इजी टू रीड। इजी टू रीड होता है। राइट कंसिस्ट ऑफ द अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर इन द न्यूमेरिकल्स। Gothic lettering is also classified into two types: vertical Gothic lettering and italic or inclined Gothic lettering. Letters inclined at the 75 degree to the horizontal, ये horizontal से 75 डिग्री पे inclined होती है। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल Gothic lettering, जिसमें सिंगल स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक मतलब जो आप लेटर लिख रहे हैं ना उसके ऊपर एक और आउटलाइन चलाना, उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो डबल स्ट्रोक वर्टिकल Gothic lettering, सिंगल स्ट्रोक इटैलिक Gothic lettering, डबल स्ट्रोक इटैलिक Gothic lettering। तो ये लेटरिंग के गोथिक लेटरिंग भी दो टाइप की होती है, एक वर्टिकल एक इंक्लाइंड। इटैलिक बोलते हैं जिसको, इंक्लाइंड को। रोमन लेटरिंग क्या होती है भाई? द लेटरिंग इन विच द ऑल द लेटर्स आर द फॉर्म बाय द थिक एंड थिन एलिमेंट इज कॉल्ड द रोमन लेटरिंग। थिक और थिन एलिमेंट से यूज किया जाता है यहाँ पर। एंड इट में भी वर्टिकल और इंक्लाइंड, ये दोनों टाइप की हो सकती है। और द साइज ऑफ द लेटरिंग आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स हाइट एंड दे आर द क्लासिफाइड एज द लेटरिंग ए D is equal to H by 14 and lettering B D is equal to H by 10. D is equal to thickness of letters and height of letters and recommended size H of the letters numbers. Main titles 5 mm, 7 mm, 10 mm. Subtitle 3.5 mm and 5 mm. Dimensions notes 2.5 mm and 3.5 mm and 5 mm. तो ये आपका थिकनेस ऑफ लेटर्स हैं। ये कौन से थिकनेस के लेटर्स यूज किए जाने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमारा ये 5 है, डायमीटर ऑफ सर्कल बताता है 6, 5, 8, 6 होल्स 8 mm। अब अगर आपको देखने को मिलता है ना, ऑटोकैड में जनरली ये यूज किया जाता है ऑटोकैड में कि यार ये 6, 5, 8, तो जो आपका 6 होल्स हैं, 6 होल्स @ 8 mm डायमीटर, 8 mm डायमीटर के 6 होल्स। और SR मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर। एंड S5 मतलब स्फेराइडल डायमीटर। तो ये आपको सिंबल्स याद रखने हैं, पूछ सकता है। R40 मतलब मेथड ऑफ राइटिंग द रेडियस डायमेंशन। डायमेंशनिंग रेडियस है 40 mm, जो भी है 40 mm की। डायमेंशनिंग क्या होती है? IS 11669 1986 जनरल प्रिंसिपल ऑफ द dimensioning on the technical drawings. The process of indicating the size of the featuring of the object and the details for its construction and function on a drawing by use of the lines, symbols, notes, etc. are called the dimensioning, where the space is insufficient for the arrowheads, oblique stroke और डॉट। ऑब्लिक स्ट्रोक क्या होता है भाई? जो आपका डायमेंशनिंग में ना जो ऐसा लाइन खींच दे रहे हैं, तो इसको ऑब्लिक स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, ऑब्लिक स्ट्रोक यहाँ यूज किया गया है, यहाँ पर यूज नहीं किया गया, आगे आएगा तो मैं ऑब्लिक स्ट्रोक आपको बताऊंगा। Dimensioning के system, the process of indicating the size of the featuring object and the other details for its construction and the function on a drawing by use of the lines, symbols, notes and etc. are called as the dimensioning, where the space is insufficient for arrowheads, oblique stroke or dot may be used. Oblique strokes is drawn as a short line inclined at the 45 degree, and the origin indication is drawn as a small open circle of about 3 mm diameter. The origin indication is drawn as a small open circle of about 3 mm diameter. Leader line is the line referring to the features like dimension of object and outer outline. It is a continuous thin line, and the recommended unit of the dimensioning is millimeters. mm होती है draw dimensions line parallel to the object line to be measured dimension at the 8 to 10 mm from it, and the first draw dimension line parallel to the object. तो भाई जो आपका 8 से 10 mm ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होना चाहिए, आप अगर ड्रॉ कर रहे हैं ना, फर्स्ट डायमेंशन लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट 12 mm में होना चाहिए एटलीस्ट। आपका जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है ना, ये 8 से 10 mm तो होना ही चाहिए अगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप डायमेंशन लाइन, फर्स्ट डायमेंशन लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 12 mm होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डायमेंशंस की बात करिए तो भाई साइज डायमेंशन होता है, लोकेशन डायमेंशन। साइज डायमेंशन को S से डिनोट करते हैं, लोकेशन डायमेंशन को L से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं L5
लोकेशन S4, तो ये साइज डायमेंशन है S4। अब सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग भी होती है, एक अलाइन सिस्टम होती है, एक दूसरा यूनिडायमेंशनिंग यूनिडायरेक्शन सिस्टम होता है। तो अलाइन सिस्टम क्या है, दे आर रीड फ्रॉम द बॉटम एज और राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग शीट। आपका एक तो बॉटम एज से रीड करोगे और राइट हैंड साइड से रीड करोगे, तो अलाइन सिस्टम का मतलब यही है। देखिए आप उस तरह से आप डायमेंशनिंग करोगे कि आप दो तरफ से आपको रीड करना पड़ेगा ड्राइंग को। डायमेंशंस आर प्लेस्ड एट द मिडल एंड एबो टॉप ऑफ द डायमेंशन लाइंस। डायमेंशंस आर मिडल, जो आपका डायमेंशन, ये देखिए आपकी लाइन है, ये लाइन है, इसके ऊपर आप डायमेंशन लिख रहे हैं ना, मिडल में और ऊपर लिख रहे हैं। डायमेंशन आर प्लेस्ड एट द मिडल एंड द अबव ऑफ द टॉप ऑफ द डायमेंशन लाइन। और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या बोलता है कि इसमें आप एक ही तरफ से देखते हैं। डायमेंशंस आर द प्लेस्ड इन सच अ वे दैट दे कैन बी रीड फ्रॉम द बॉटम एज। अगर आप यहाँ से ही देख रहे हैं ना डायमेंशन को, तो मतलब पूरे रीड कर पाओगे आप आसानी से, क्योंकि इसमें डायमेंशंस को बीच में लिखा गया है। देखो बीच में लिखा गया है और लाइन को ब्रेक करते हुए लिखा गया है। डायमेंशन आर इंसर्टेड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन एट द मिडल, है ना। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में ऐसा यूज किया जाता है, बॉटम से व्यू करते हो आप, तब आप पूरा सब कुछ पढ़ पा रहे हो बॉटम से देखते हुए। और अलाइन सिस्टम में आप बॉटम और राइट साइड से भी देखना पड़ रहा है आपको, और जो आपकी डायमेंशंस है वो डायमेंशन लाइन के सेंटर में और ऊपर की तरफ होती है ना। तो ये याद रखना है, ये अलाइन सिस्टम और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग में। अब थर्ड डायमेंशनिंग होती है चेन डायमेंशनिंग, कंटिन्यूस डायमेंशनिंग बोलते हैं। अब इसमें एक सीरीज ऑफ लाइंस होती है, सीरीज ऑफ लाइंस होती है। अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट डायमेंशंस आर अरेंज्ड इन द वन डायरेक्शन ऑफ रो, इन वन डायरेक्शन रो। तो ये एक डायरेक्शन रो में है, ये एक डायरेक्शन रो में। यूज्ड वेयर द टॉलरेंस एक्यूमुलेटेड ऑन ईच ऑफ द चेन डायमेंशन डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट। ऐसा यूज करेंगे इसको हम, टॉलरेंस एक्यूमुलेट करके, ऑन विच द चेन डायमेंशन डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे। पैरेलल और प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, इसके रेफरेंस में लेते गए, इधर भी रेफरेंस में लेते गए, तो इसको पैरेलल और प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग बोलते हैं, सिंपल सी। डायमेंशनिंग आर मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द कॉमन सरफेस और लाइन। ये हमारी कॉमन सरफेस लाइन है, इससे हम इधर भी ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, है ना। ऑल द डायमेंशन फ्रॉम द सेम फीचर्स इज कॉल्ड एज द पैरेलल डायमेंशनिंग। अब कंबाइंड डायमेंशनिंग की बात करें तो भाई ये कंबाइंड डायमेंशनिंग में एक तो आप चेन डायमेंशनिंग भी यूज कर रहे हैं और आप पैरेलल डायमेंशनिंग भी यूज कर रहे हैं, तो आप कंबाइंड डायमेंशनिंग, बोथ द चेन एंड द पैरेलल डायमेंशनिंग आर यूज्ड इन द सेम ड्राइंग, इसको आप कंबाइंड डायमेंशनिंग बोलेंगे। प्रोग्रेसिव मतलब एक डेटम पॉइंट ले लिया 0, आप यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे चेन सर्विंग करते हैं ना, तो आपका चैनेज बढ़ते जाता है, वैसे ही आपका प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग है। 0 से 150 गए, फिर 420 गए, फिर 640 गए। तो ये अडॉप्टेड व्हेन द डायमेंशन हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेटम। एक डेटम है, डेटम मतलब रेफरेंस पॉइंट 0, यहाँ से ही आगे बढ़े हैं आप। अब डायमेंशनिंग बाय द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि आप जैसे एक्स और वाई है ना, तो यहाँ से आप x में इतना जा रहे हैं, y में इतना जा रहे हैं, एक पॉइंट मिल रहा है आपको, ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। वैसे ही आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के थ्रू आप उस पॉइंट का लोकेशन बता रहे हो, एक x और y एक्सिस के रेफरेंस में। मे बी यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग को आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, बट आप इसमें क्या करोगे कि आप एक रेफरेंस एक्सिस होगा, उसके रेफरेंस में x कितना गया, y कितना गया। जैसे कि ये y है, ये x है, तो यहाँ पर ये x और y के डायरेक्शन लिख के आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे इनके, तो इसी को कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग बोलते हैं। इंजीनियर हो इतना बेसिक तो आप समझ गए होंगे। दिस मेथड इज डन व्हेन द नंबर ऑफ होल्स ऑफ द डिफरेंट साइज हैव टू बी डायमेंशनड। Superimposed running dimensioning, it is used where the space is limited. Superimposed और running dimensioning यहाँ जहाँ पर space limited है, one end of the dimension line should be terminated at the origin while other end should have an arrowhead. Repeated dimensioning किसको बोलते हैं भाई हम, कि कोई एक डायमेंशनिंग बार बार लिखना पड़ रहा है, तो उसको रिपीटेड डायमेंशनिंग। व्हेन द सर्टेन फीचर्स ऑफ एलिमेंट्स of the same size are the repeated a number of times on the drawing to avoid the repetition of the same dimension everywhere.
The product of the number of repeated features in the dimension value may be indicated only at the one surface. Such features. Equidistance dimensioning क्या होती है भाई? Dimensioning is calculated by the product of the number of spacing and dimensioning value. A point is said to be equidistant for a set of object. Equidistance dimensioning क्या होती है भाई? जैसे कि ये सर्कल यहाँ है, ये सर्कल यहाँ है, सर्कल यहाँ है, ये बराबर डिस्टेंस पे है, तो ये आपकी रिपीटेड डायमेंशनिंग हो गई. इक्विडिस्टेंस डायमेंशनिंग मतलब 15, ये 15, देखिए ये 15 पे है आपका, और ये 3 ठो हैं 20 के डिस्टेंस पे, तो ये के डिस्टेंस डायमेंशनिंग हो गई. ये आपकी इक्विडिस्टेंस डायमेंशनिंग हो गई, ये आपकी रिपीटेड डायमेंशनिंग हो गई. एलिमेंट्स ऑफ द डायमेंशनिंग. डायमेंशन लाइन बी. अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या है, एरो हेड्स वगैरह पढ़ेंगे हम. कोनिक सेक्शन, एलिप्सॉइड, कर्व, फिर प्रोजेक्शंस पे आ जाएंगे. प्रोजेक्शन लास्ट टॉपिक है हमारा. डायमेंशन लाइन बी. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डायमेंशन लाइन बी. एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग से कंटिन्यू करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग की बात करें तो डायमेंशन लाइन बी को बोलेंगे. यहाँ पर देखिए, ये जो बी है, ये जो बी है ये डायमेंशन लाइन है. सेकंड एक्सटेंशन लाइन एंड द प्रोजेक्शन लाइन ए हमारी एक्सटेंशन लाइन भी है, प्रोजेक्शन लाइन भी है. एंड लीडर लाइन सी, ये हमारी सी लीडर लाइन है. और एरो हेड्स, इसी को बोलते हैं एरो हेड्स. ये हो गया. ऑब्लिक स्ट्रोक क्या होता है भाई? जैसे कि आप ऑब्लिक स्ट्रोक देखेंगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ. ऑब्लिक स्ट्रोक मतलब ये हो गया, ये जैसे ये जो लाइन खींचते हैं ना, हम इन्हीं को ऑब्लिक स्ट्रोक बोलते हैं. द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेशन इन द डायमेंशन ई. ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट इंडिकेशन ऑफ डायमेंशन ई. यहाँ पर देखिए ई. द डायमेंशन लाइन क्या होता है? इट शुड शो द डिस्टिंक्ट टर्मिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द एरो हेड्स एंड द ऑब्लिक स्ट्रोक और वेयर द एप्लीकेबल एंड ओरिजिन इंडिकेशन इन द साइज ऑफ द टर्मिनेशन शुड बी प्रोपोर्शनेट टू साइज ऑफ द ड्राइंग ऑन विच it is used, and the one style of the termination only should be used on a single drawing, and these are the continuous lines terminated at the ends by arrowheads, dots or the oblique lines touching the extension line. Dimension line may cut or cross another dimension line where there is no other way. In dimension to the other hidden lines is avoided, and the arrowheads may be placed outside where the space is insufficient. एरोहेड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं. एरोहेड्स किस, जहाँ पर स्पेस नहीं होता ना, उसके आउटसाइड में एरोहेड्स आपको लगाने होते हैं. डायमेंशंस लाइन में कट क्रॉस अनदर डायमेंशन लाइन वेयर देयर इज नो अदर वे. एक दूसरी डायमेंशन लाइन को क्रॉस कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई अदर ऑप्शन नहीं है डायमेंशन लाइन शो करने का. डायमेंशन टू द हिडन लाइन्स इज अवॉइडेड. हिडन लाइन के डायमेंशन को अवॉइड करेंगे हम. एरोहेड्स में भी प्लेट्स आउटसाइड द वेयर द स्पेस इज इनसफिशिएंट. अब देख सकते हैं डायमेंशन लाइन, ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है और ये हमारी क्लोज्ड लाइन है, क्लोज्ड एंड फिलेट लाइन है. और ये हमारा एंगल अल्फ़ा 45 to 90 डिग्री, 15 to 90 डिग्री तक होता है. और 45 डिग्री में ऑब्लिक स्ट्रोक वाली लाइन होती है वर्टिकल से. एरोहेड्स इज द प्लेस्ड एट ईच ऑफ द डायमेंशन लाइन एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू थिकनेस इज. लेंथ 3 मीटर होगा तो फॉर एग्जांपल लेंथ 3 मीटर होगा तो थिकनेस 1 मीटर होगा. मतलब ये देखिए आपका B to A,
ये लंबाई लेंथ हो गया, ये हमारा थिकनेस हो गया एरो हेड का। तो ये 3:1 था, याद रखना। इट इज पॉइंटेड इन टचेस एन आउटलाइन और एक्सटेंशन लाइन एंड द साइज ऑफ द एरो हेड शुड बी प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द आउटलाइन। एक्सटेंशन लाइन और प्रोजेक्शन लाइन की बात करें, इट इज कंटिन्यूसली नैरो लाइक ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द आउटलाइन टू द डायमेंशन एंड विदाउट leaving a gap from the outline. It is drawn extending slightly beyond the dimension line by about 2 mm. A line used to mark the end of the dimension line is called as the extension line. Leader line क्या होता है? It is the continuous narrow line connecting the dimension value or a node with the corresponding features on the drawing. कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं भाई? ये हमारा कोन है। अब इसमें अब इसको डायरेक्ट ऐसे सिंपल कट करेंगे, उसके बाद फिर एक इंक्लिनेशन पे ऐसे कट करते जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन में देखने को मिलेंगे, उन्हीं को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं। कोनिक सेक्शन इज द सेक्शन इज द राइट सर्कुलर कोन कर्व्स विच आर ऑब्टेन व्हेन अ डबल कोन इज इंटरसेक्टेड बाय द प्लेन एट डिफरेंट एंगल रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ द डबल कोन एंड द स्ट्रेट लाइन एंड विच इज जनरेटिंग द surface of the cone is called as the generator, and the line joining the center of the circle to the vertex of the cone is called as called axis. Circle, rectangular, parabola are the special case of the conic section. Mainly there are 3 types of the conic section. एक तो ellipse होता है, दूसरा पैराबोला होता है, तीसरा हाइपरबोला होता है। ellipse obtained by the intersection of the cutting plane inclined to the axis of the cone and the cutting all the generators in the angle of inclination of the cutting plane with the axis of the cone is greater than the angle of generator with the axis. Eccentricity is less than 1. Directrix and the focus 2 होते हैं। इक्वेशंस आपका जो इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। पैराबोला किसको बोलते हैं? ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द कटिंग प्लेन इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड द पैरेलल to one of the generators and the eccentricity 1 and directrix and the focus is equal to 1. Equation is equal to y square is equal to 4ax. Hyperbola क्या होता है? obtained by the intersection of the cutting plane inclined to the axis of the cone at an angle less than the inclination of the generator with the axis. Eccentricity is greater than 1. Hyperbola x square minus a square minus y square by x square by a square minus y square by b square equal to 1. सर्कल की बात करें भाई, ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द कटिंग प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन। इसेंट्रिसिटी इसमें 0 होती है सर्कल में। इक्वेशन की बात करें तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल का इक्वेशन होता है। साइक्लॉइड क्या होता है भाई? जब आपका एक सिंपल सर्कुलर इसको आप ट्रेस करते जाते हैं पर्टिकुलर अलॉन्ग पाथ से और फिर क्रॉस सेक्शन कर करके आप एक कर्व ड्रॉ करते हैं। अ कर्व जनरेटेड बाय द ऑन द circumference of the circle and the circle rolls along a straight line. Rolling circle is called as generating circle. Straight line is called directing the line or baseline. Epicycloid क्या होता है? The cycloid is called as the epicycloid when the generating circle rolls along another circle outside. Hypocycloid क्या होता है? Hypocycloid is the obtained when the generating angles rolls another circle inside it. ट्राइकाइड क्या होता है भाई? ये आपका ट्राइकाइड देख लीजिए। ट्राइकाइड इज द कर्व जनरेटेड बाय द पॉइंट आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द सर्कल रोलिंग along the straight line. Superior tricoid if the point is outside the circle. Inferior tricoid and if the point is inside the circle. Involute क्या होता है? An involute is the curve traced by the free hand of the thread unwound from a circle or a polygon in such a way that the thread is always tight and tangential to the circle or side of the polygon. Helix क्या होता है? A curve generated by the point moving on the surface of the cylinder or on the cone in the circumferential direction at the constant angular velocity and in the axial direction at uniform rate. अब हम फाइनली प्रोजेक्शन में आ गए। प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस पॉइंट्स ऑन द कंटूर of an object to meet a plane. The object is said to be the projected on the plane, and that plane are called as the plane of projection. The image of the object on the plane of projection is called as the projection of the object. 5 essential characteristic properties of the map projection are subjected to distortion, shape, distance, direction, scale and area.
जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ लाइंस जाएंगी, लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हैं, प्रोजेक्टस। ये वेनिसिंग पॉइंट हो गया, तो ये प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर, और एक प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे एक व्यू बनाएगा। तो अब डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, एक पैरेलल प्रोजेक्शन होगा, दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव मतलब एक वेनिसिंग पॉइंट होगा, 2 वेनिसिंग पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 वेनिसिंग पॉइंट होंगे तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एंड कर्वी लीनियर पर्सपेक्टिव व्यू भी होता है। बट ये 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब पैरेलल प्रोजेक्शन में एक ऑर्थोग्राफिक है, एक ऑब्लिक है। ऑब्लिक में भी एक कैबिनेट है, एक कैवेलियर है, मिलिट्री है। इनमें कैबिनेट एंड कैवेलियर थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मिलिट्री नहीं होता उतना इम्पोर्टेंट। ऑर्थोग्राफिक में मल्टी व्यू बोलते हैं और एक्सोनोमेट्रिक होता है। मल्टी व्यू प्राइमरी होता है, एक्सोनोमेट्रिक ऑक्सिलरी होता है। मल्टी व्यू में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, प्लान एंड एलिवेशन होता है। एक्सोनोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक होता है। सब देखने वाले हैं क्या होता है आगे चल के, बस अभी ओवरव्यू है। पैरेलल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक, ऑब्लिक, कैबिनेट, क्लिनोग्राफिक, कैवेलियर। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में एरियल एंड लीनियर। एरियल में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। कर्वीलीनियर भी होता है। अब ऑर्थोग्राफिक में मल्टी व्यू में फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होता है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आर द पिक्टोरियल व्यूज दैट लुक मोर लाइक द फोटोग्राफ। जैसे फोटोग्राफ की तरह लगेगा, मतलब इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में मोर लाइक द फोटोग्राफ, or rather it is the pictorial view similar to the how an object look like when the viewed through a human eye. Linear projection where the three-dimensional object are projected on the picture plane is known as the perspective projection. In this projection the image of the object is greater than the original object, example the projector. In perspective projection the distance from the center of projection to the projected plane is finite and the size of the object varies inversely with the distance, which looks more realistic. The distance and the angles are not preserved and the parallel lines do not remain parallel. Instead they all converge at an angle single point called the center of projection or projection of the reference point. Perspective projection 1 point perspective होता है, and इसमें also called as the parallel perspective बोलते हैं इसको हम। Contains only one vanishing point, mostly used to draw the interior details of the buildings. 2 point perspective भी होता है, also called as the angular perspective. Angular perspective contains 2 vanishing point, close to draw the long and wide structure, used in the both horizontal axis and are oblique to the plane and the vertical axis remains parallel to the picture plane. 3 point perspective भी होता है, contains 3 vanishing point होते हैं। Object is placed in a similar fashion as an axonometric projection used to draw the pictorial view of the tall buildings. Terms in the perspective projection. Ground plane क्या होता है भाई? Ground plane is the horizontal plane on which object is assumed to be rest. ग्राउंड प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप अज्यूम करोगे। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेटेस्ट मैं इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ। ये कोई एक प्लेन है, इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान के चलो, तो इसको आप ग्राउंड प्लेन बोलोगे। ये आपका ग्राउंड प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है? इट इज द इमेजिनरी प्लेन एट द लेवल ऑफ आई। अब यहाँ से आप देखोगे ऐसा, आप खड़े हो, यहाँ पर ऐसा, तो ये आपका आई प्लेन
I, it is the imaginary plane at the level of I, that is station point. It is horizontal plane. तो ये आपका हॉरिजन प्लेन है, ग्राउंड प्लेन नहीं, सॉरी, ये आपका हॉरिजन प्लेन है, और जहाँ आप खड़े हो वो आपका ग्राउंड प्लेन है, और इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, हॉरिजन प्लेन हो गया, और ये आपका ग्राउंड प्लेन हो गया। ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है भाई, ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन, दिस इज द प्लेन अबव द नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द object, the view from the top of the object and the perspective elements are projected on this plane. ऑक्सिलरी प्लेन नॉर्मल होता है हॉरिजन प्लेन के, द प्लेन अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन के नॉर्मल होता है, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द परस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन दिस प्लेन। एंड द पिक्चर प्लेन क्या होता है, इट इज द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन रेस्टिंग बिलो द स्टेशन पॉइंट and the objects being viewed, and this is the plane on which the perspective views is formed. Ground line क्या होता है, it is the line intersection of the picture plane with ground plane, line of intersection of the picture plane with ground plane. Horizontal line क्या होता है, it is the line of intersection of the picture plane with horizontal plane. Station point क्या होता है, it is the point where the observer's eye is located while viewing the object. It is the point observer's eye is located while viewing the object. Axis of vision, perpendicular axis, line of sight. It is the line drawn through the station point perpendicular to the picture plane. Center of vision क्या होता है, it is the point on the picture plane at which the perpendicular axis passes through the picture plane. Center of plane, it is the imaginary vertical plane which passes through the station point and the center of vision. It is perpendicular to the picture plane as well as ground plane. पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, इन द पैरेलल प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन लाइंस आर द पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में पिक्टोरियल व्यू शोज द 3 डायमेंशन इन द वन व्यू, इन वन व्यू इट इज द प्रोवाइड द रियलिस्टिक 3D व्यू। अब टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, ऑब्लिक प्रोजेक्शन द टाइप ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखेंगे हम। टाइप ऑफ द पिक्टोरियल प्रोजेक्शन इन विच द वन फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द plane of the projection and the adjacent face is inclined at an angle of 45 degree to the plane of the projection is known as the oblique projection. In such projection the projectors are not perpendicular to the plane of projection, rather inclined to the plane of projection 30 to 45 degree or 60 degree. The inclined lines in the oblique projection are called as the receding lines. Here the oblique axis is the receding axis. Receding axis in the oblique projection, projectors from the various points on the object are down parallel to the each other and inclined to the plane of projection. One dimension of the object is parallel to the horizontal plane and the second is vertical to the horizontal plane or parallel to vertical plane, and the third is the angle of 30 degree to the horizontal plane. Oblique perspective is used to presented huge and tall building. Types of oblique projection, cavalier projection, when the receding lines are the drawn full size scale. ये याद रख लेना है, फुल साइज रिसीडिंग लाइंस को इसमें रट्टा मारना है आपको। फुल साइज स्केल रिसीडिंग लाइंस को आप फुल साइज स्केल से, मतलब कि ऐसा ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बहुत फुल साइज स्केल रिसीडिंग लाइंस को आपको फुल साइज स्केल से ड्रॉ करना है। तो जो रिसीडिंग लाइंस इन्हीं को बोलते हैं, पीछे वाली जो लाइन जा रही है ना आपकी, इन्हीं को रिसीडिंग लाइंस बोलेंगे। रिसीडिंग लाइंस फुल साइज स्केल इन द प्रोजेक्शन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ द, और ये जो आपका प्रोजेक्शन है ना, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। अभी इसका व्यूज़ भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि ये है फुल स्केल में ड्रॉ होगा, ये इधर भी इधर भी। द कैविलियर प्रोजेक्शन मेक्स 45 डिग्री विद द प्रोजेक्शन लाइन। कैबिनेट प्रोजेक्शन भाई ये फुल साइज स्केल नहीं होता, ये हाफ स्केल, देखो हाइट तो फुल साइज स्केल में होगा पर लेंथ हाफ स्केल में होगा। इफ द रिसीडिंग लाइन एंड ड्रॉन टू द हाफ साइज स्केल एंड द ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज नॉन एज द फुल cabinet projection. The cabinet projection makes 63.4 degree angle with projection plane. Difference between the cavalier and the cabinet projection is the how depth of the object. Clinographic मतलब in the cavalier and the cabinet projection the main face of the object is made
parallel to the projection plane. In some cases when the object is rotated at an angle, the plane of projection is called as the clinographic projection. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है भाई? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? नेक्स्ट, when the projection are the parallel to each other and the perpendicular to the plane, then the projection is called as the orthographic projection. In orthographic projection method, an object is represented by the 2 or 3 views on a perpendicular projection plane. Each projection views represent two dimension of an object. For complete description of the 3-dimension object in this projection, at least 2 or 3 views are required. The orthographic projection systems is used to represent the 3D object in a 2D plane. The orthographic projection system utilize the parallel lines to project 3D object views onto a 2D plane according to the rule of orthographic projection. To draw the projection view of the 3D object on 2D plane, the horizontal plane is rotated in clockwise direction. Planes of the orthographic projection. 2 planes are employed for the purpose of the orthographic projection are called as the principal plane, that is horizontal plane, and vertical plane. They intersect each other at right angle 90 degree, and the line at which the horizontal plane and the vertical plane and horizontal plane is called as the reference line xy, and projection on the vertical plane is termed as the elevation, and projection on the horizontal plane is termed as the view or the plan, top view or the plan. And the एक्सिनोमेट्रिक वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन को साइड व्यू बोलते हैं. क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में एबो हॉरिजॉन्टल के बिहाइंड वर्टिकल प्लेन के है, और इसमें दोनों के बिलो और बिहाइंड है. इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिलो है, फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, इसमें दोनों के अबोव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट देख लिया हमने. डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट बीच में होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन प्लेन बीच में होता है, ऑब्जेक्ट पीछे होता है. कोई एक रेफरेंस लेंगे ना, ऑब्जेक्ट बीच में है, यहाँ ऑब्जेक्ट पीछे है. ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट plane of projection lies between the observer and object, or object lies behind the plane of projection and the observer. तो ये आपका व्यूज़ है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. इसको ऐसा ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो ये आपकी, ये मान के चलो ये आपकी गन है और ये आपकी गोली है. तो ऐसा बंदूक इससे चला रहे हो आप, बंदूक चला रहे हो तो गोली सामने ही निकलेगी ना. तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो. तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप बंदूक चलाओगे, ऐसे याद रख लीजिए माइंड में कि यार फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बंदूक चलाओगे, तो बंदूक चलाओगे तो गोली निकलेगी सामने. तो इस ये जो वाला डायग्राम मिल जाएगा आपको, तो आपको इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लगा देना है. अब जस्ट अपोजिट आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगा. तो ये आपको याद करने की ट्रिक है, क्योंकि याद करने के लिए तो हमको क्या है, हमको कैसे भी करके याद करना है ना. प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट. इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में. हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेन लोकेटेड बिलो एंड अबोव द रेफरेंस लाइन XY लाइन रिस्पेक्टिवली. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन लोकेटेड respectively above and below the reference line, and the projection is drawn opposite to the viewer side. viewer side के opposite projection है. projection is drawn same side on the viewer side. तो ये डिफरेंस है कुछ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको नहीं भी देखो, याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस मेथड इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. दिस मेथड इज द प्रोजेक्शन इज यूज्ड इन द इंडिया एंड यूरोप. इंडिया यूरोप में यूज किया जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. थर्ड एंगल प्रोजेक्शन USA में यूज किया जाता है. डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव एंड द पैरेलल प्रोजेक्शन, दैट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के पार्ट हैं. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड इन द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. प्रोजेक्टेड रेस ऑर्थोग्राफिक में प्रोजेक्टेड रेस और द प्रोजेक्टर आर द पैरेलल्स, and the perspective में projected rays are intersect at the viewpoint. Projection has same size of the original object.
projection has same size of the original object appears smaller the farther away they are। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में यूज किया जाता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और एनिमेशन, विजुअल सिमुलेशन में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज किया जाता है। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखेंगे हम, तो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के पार्ट है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मतलब आइसो मतलब सेम एंगल, तो ये 120 120 120 एंगल बनाएंगे यहाँ बीच वाली लाइन। अगर दो सेम बनाएंगे 105 105, एक दूसरा बनाएगा तो डायमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेंगे। तीनों अलग अलग एंगल होंगे तो उसको ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेंगे, तीनों फेस अलग अलग एंगल बनाएंगे तो। इज आइसोमेट्रिक व्यूज शेप कन्वर्जन, इन आइसोमेट्रिक व्यूज शेप कन्वर्जन, आइसोमेट्रिक व्यूज में सर्कल इलिप्स हो जाता है, स्क्वायर रोम्बस हो जाता है, रेक्टेंगल पैरालेलोग्राम हो जाता है। रेक्टेंगल ऐसा होता है, पैरालेलोग्राम ऐसा हो जाता है। देख लीजिए आप आइसोमेट्रिक एक्सिस। अभी आप आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होते हैं? दीज आर द परपेंडिकुलर isometric axis, these three lines CB, CD, CG meeting at the point C and inclined at an angle of 120 degree with each other are called as the isometric axis. Isometric lines in these lines parallel to the isometric axis is that is inclined at an angle of 120 degree with each other are called as the isometric lines. Here the line AB, BF, FG, GH and DH and AD are the isometric lines. Non-isometric line, these lines are the which are not parallel to isometric axis are known as the non-isometric lines. Here the diagonals BD, AC, CF, BG, etc. are non-isometric. Isometric plane, these are the plane representing any face of the cubes as well as the another plane parallel to it is called as the isometric plane. Here the ABCD, BC, GF and CGHD, etc. are the are isometric planes. Non-isometric planes, and the plane which is not parallel to the isometric planes are known as the non-isometric plane. Here the plane ABGH, CDEF and AFG, AFH and CFH. Isometric scale, it is the scale which is used to convert the एक्चुअल लेंथ। याद रखना है आपको, आइसोमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 0.8, तो ट्रू लेंथ का 81.6% ही आइसोमेट्रिक लेंथ होता है आपका। तो आइसोमेट्रिक लेंथ कम होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ में कम हो जाता है 20% ऑलमोस्ट आपकी लेंथ ट्रू लेंथ से। तो मेथड ऑफ द प्रोजेक्शन यूज्ड इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। डिफरेंस बिटवीन द आइसोमेट्रिक एंड द आइसोमेट्रिक व्यू एंड द प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ड्राइंग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू की बात करें, ड्रॉ टू एक्चुअल स्केल, ड्रॉ टू आइसोमेट्रिक स्केल। When lines are drawn parallel to the isometric axis, the true length are laid off. When lines are drawn parallel to the isometric axis, the length are shortened to 81.816 times of the actual length. Difference between the oblique projection and the isometric projection. Oblique projection क्या होता है भाई? Projectors from an object are parallel to each other and inclined to the plane of projection. And isometric projection, projections from an object are parallel to each other and the perpendicular to the plane of projection. The object is placed in such a way that one of its prominent face remains parallel to the plane of projection. Object is drawn with the actual dimension. The object is drawn with reduced about 81.6% dimension. Faces of the object which are the perpendicular to the planes of the projection will be distorted in shape and size. All the faces of the object are distorted in shape and size. The choice of the position of the object is possible. The choice of the position of object is not possible. आइसोमेट्रिक में पॉसिबल नहीं होता, इसमें पॉसिबल होता है। ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है? समटाइम्स द टू व्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू, आर नॉट सफिशिएंट टू कन्वे ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। इन दिस कंडीशन द एडिशनल व्यू कॉल्ड ऑक्सिलरी व्यू एंड द प्रोजेक्टेड व्यू on the plane, that plane known as the auxiliary plane. Auxiliary plane may also be used for determining that the true length of the line, the point of view of the line, the edge view of the plane,
द ट्रू साइज ऑफ द फॉर्म ऑफ प्लेन। टाइप ऑफ ऑक्सिलरी लाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज द अवर ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, इट इज द वर्टिकल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन बोथ। एंड ऑक्सिलरी प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हो गया ये हमारा, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन भी होता है जो कि हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन होता है, वर्टिकल से भी हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन टू द वर्टिकल प्लेन, जो मैंने बोला अभी। ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एंड इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल, ऐसा भी हो सकता है। Metered line is the used to construct the side view of the side view, and this line is drawn at 45 degree to the horizontal. Metered line साइड व्यू कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज की जाती है, 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल होती है ये। प्रीफर स्पेस बिटवीन द फ्रंट एंड साइड व्यूज। ट्रांसफरिंग डेप्थ एंड मीटर्ड लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन की बात करें, व्हेन द लाइन पैरेलल टू द वन और बोथ द प्लेन्स, व्हेन लाइन पैरेलल टू, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है, ये पैरेलल है एक प्लेन के दूसरे प्लेन के पैरेलल है, तो इसका टॉप व्यू ऐसा देखने को मिलेगा, इसका फ्रंट व्यू ऐसा देखने को मिलेगा, तो ट्रू लेंथ देखने को मिलेगा दोनों में। टॉप व्यू अ लाइन शोइंग द ट्रू लेंथ एंड द पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन, एंड द फ्रंट व्यू अ लाइन शोइंग द ट्रू लेंथ एंड पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन। साइड व्यू में पॉइंट देखने को मिलेगा, अगर आप इसको इधर से देखते हैं ना, तो ये जो आपकी लाइन है उसका ओनली आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, तो साइड व्यू तो आपका पॉइंट होगा। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन, अगर एक लाइन है ये इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन है इससे इंक्लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, तो टॉप व्यू ऐसा देखने को मिलेगा आपको और फ्रंट व्यू ऐसा देखने को मिलेगा। टॉप व्यू में आपको लाइन इंक्लाइन दिखेगी, स्मॉलर दिखेगी, और जो फ्रंट व्यू में सेम लाइन दिखेगी आपको। टॉप व्यू a line is true length and the incline to xy line, and front view a line is smaller than the true length and parallel to the xy line. When the line parallel to vertical plane and inclined to horizontal plane, line है parallel to incline vertical horizontal plane, parallel to vertical plane के parallel है पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइन है। टॉप व्यू आई स्मॉलर देन द ट्रू लेंथ एंड पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, ए बी इज लेस देन ए बी, फ्रंट व्यू अ लाइन ऑफ द ट्रू लेंथ एंड इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट व्यू ऐसा देखने को मिलेगा, टॉप व्यू ये देखने को मिलेगा आपको। अब लाइन कंटेंट बाय द वन और बोथ द प्लेन्स, लाइन कंटेंट बाय वन और बोथ द प्लेन्स, तो यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास और यहाँ पर एक लाइन है, तो ये फ्रंट व्यू ऐसा होगा, टॉप व्यू आपको ऐसा देखने को मिलेगा इसका। लाइन कंटेंट बाय द वर्टिकल प्लेन, लाइन कंटेंट बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन कंटेंट बाय द वर्टिकल प्लेन, इसका टॉप व्यू आपको ऐसा देखने को मिलेगा, फ्रंट व्यू ऐसे देखने को मिलेगा। फ्रंट व्यू में आपका एक्चुअल लेंथ होगा, लाइन ट्रू लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। लाइन कंटेंट बाय द बोथ प्लेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो सिंपल एक लाइन होगी जो कि एक्स रेफरेंस लाइन के ओवरलैप में होगी। इट्स फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कोइंसाइड विद द ईच ऑफ द एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन। लाइन परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द प्लेन, लाइन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो वर्टिकल प्लेन में, फ्रंट व्यू में वर्टिकल प्लेन अ लाइन ट्रू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन, देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू में परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन होगी, और टॉप व्यू आपको पॉइंट देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, टॉप व्यू पॉइंट होगा। लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको एक लाइन देखने को मिलेगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू पॉइंट होगा। लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन्स हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल प्लेन्स, तो आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलेगा, अ लाइन स्मॉलर देन द ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, अ लाइन स्मॉलर देन द ट्रू लेंथ इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन।
and when a line is parallel to a plane, its projection on that plane will show its true length and true inclination with the other plane. Traces of line, these are the points of intersection of the line or its extension with respect to the reference planes. A line itself or its extension wherever touches horizontal plane. कोई लाइन है, इसके एक्सटेंशन जो, जैसे ये लाइन है, इसके एक्सटेंशन ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में टच कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में टच कर रहे हैं, तो इनके जो पॉइंट बनते हैं ना उन्हीं को आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं। जैसे ये कोई लाइन है, इसको एक्सटेंड करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आके टच कर रही है, तो ये एक पॉइंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा। अब वहीं एक लाइन ऐसी है, अब यहाँ पर एक एक्सिस है, तो ये अगर टच कर रही है वर्टिकल प्लेन में तो ये वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा। तो इन्हीं को हमको ट्रेसेस ऑफ लाइन बोला जाता है। दिस आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन और इट्स एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन। अ लाइन itself or its extension wherever touches horizontal plane, and that point is called as the traces of the line and the horizontal traces. A line itself or its extension wherever touches the vertical plane, that point is called as the traces of the line on vertical plane, vertical trace. And when the line is inclined to a plane, it will meet that plane, produce if necessary. The point in which the line or produced line meets the plane is called its traces, and the point of intersection of the line with horizontal plane is called as the horizontal trace, and the point of intersection of the line with the vertical plane is called as the vertical trace. जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन है आपकी, इसका जो ट्रेसेस को आप पीछे वर्टिकल प्लेन में टच कर रहे हो तो वर्टिकल ट्रेस बन रहा है। अब वहीं कोई ऐसी लाइन हो जाती तो इसके जो लाइन को आप ट्रेस करते यहाँ पर, तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल ट्रेस बन जाता। तो इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो नहीं बनेगा आपको, क्योंकि ये पैरेलल है। कोई भी अगर प्लेन के पैरेलल है ना आपकी लाइन, कोई भी प्लेन के पैरेलल है आपकी लाइन, तो उसकी ट्रेसेस उसमें नहीं आ पाएगी ना। तो उसका जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है इसमें लाइन, जैसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो इसका ट्रेस ओनली वर्टिकल प्लेन पे देखने को मिलेगा आपको। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइन विथ वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड एज द वर्टिकल ट्रेस, एंड व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन इट हैज़ नो ट्रेस। यहाँ पर बोला गया है, देखो, व्हेन लाइन अगर पैरेलल टू द प्लेन है तो उसमें कोई ट्रेस नहीं होगा। जो जिस प्लेन के पैरेलल है लाइन उस पे traces of the line is always a point. Line parallel to the horizontal plane, no horizontal trace. Line parallel to the vertical plane, no vertical trace. याद रखना है, ये इसी को बताया मैंने अभी यहाँ पर। जिस लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेन के है तो इसमें कोई ट्रेस नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा इसका। अगर वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है तब हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा। Line perpendicular to or inclined to horizontal plane has horizontal trace. Line perpendicular to incline or vertical plane or has vertical trace. तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ये चीज़ें गोल्डन लाइन है आपकी ट्रेसेस को समझने के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात करें तो भाई, प्लेन हैव द ओनली 2 डायमेंशन, दैट इज द लेंथ एंड विड्थ। 2 डायमेंशन होती है प्लेन की। दे डू नॉट हैव थिकनेस, प्लेन में थिकनेस बिल्कुल नहीं होता। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की बात करें तो परपेंडिकुलर टू द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर एक प्लेन रख रहे हैं हम जो कि परपेंडिकुलर दोनों के है, तो ऑब्वियसली दोनों ट्रेसेस आएंगे इसके, वर्टिकल ट्रेस वर्टिकल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल ट्रेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा। इन दिस केस हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड द वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस आर इन द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द XY लाइन। एंड ये एकदम हम 90 डिग्री पे रखें ना, सीधा रखें, इसलिए सेम आ रहा है, मतलब एक्चुअल लेंथ आ रहा है। जैसे वर्टिकल ट्रेस भी एकदम एक्चुअल आएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी एक्चुअल आएगा, स्ट्रेट लाइन। आर लाइन परपेंडिकुलर टू XY लाइन, रेफरेंस लाइन होती है XY लाइन, इसके परपेंडिकुलर होगी। प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वन प्लेन एंड पैरेलल टू अदर प्लेन। देखिए आप इसको रखे हो ना, तो ये पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के, तो इसका तो वर्टिकल ट्रेस नहीं आएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल ट्रेस आएगा इसका। परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इट्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस इन द पैरेलल टू XY लाइन, इट हैज़ नो वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। टॉप व्यू की बात करें, अ लाइन पैरेलल टू द XY लाइन, उसको आप टॉप व्यू बोलेंगे। फ्रंट व्यू क्या होगा, अ प्लेन ऑफ द ट्रू शेप एंड साइज। फ्रंट व्यू से आपको ट्रू शेप एंड साइज देखने को मिल जाता है वर्टिकल प्लेन पे। प्लेन परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन,
देखिए वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तो भैया हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो नहीं बनेगा, आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं बनेगा। इट्स वर्टिकल ट्रेस इज पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन, इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। टॉप व्यू अ प्लेन ऑफ द प्लेन ऑफ ट्रू शेप, अगर इसको टॉप से आप देखोगे तो ये ट्रू शेप देखने को मिलेगा इसको। एंड फ्रंट व्यू में आपको एक लाइन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन देखने को मिलेगी जो कि वर्टिकल ट्रेस होगी वर्टिकल प्लेन पे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन एंड इंक्लाइन टू अदर प्लेन, भैया एक आपकी लाइन है, ये प्लेन है, इसका दोनों ट्रेस बनेगा क्योंकि ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ पर इसका वर्टिकल ट्रेस ये हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये हो गया। प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो इट्स वर्टिकल ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, वर्टिकल ट्रेस एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर है। और हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेस है ये एक्स वाई लाइन से इंक्लाइन में है, जितने इंक्लाइन में ऑब्जेक्ट रखा गया है। फ्रंट व्यू में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड साइज अ प्लेनर स्मॉलर देन द ट्रू साइज ऑफ द प्लेन। फ्रंट व्यू प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल ट्रेस तो देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी देखने को मिलेगा, पर हॉरिजॉन्टल ट्रेस हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा डिग्री पे इंक्लाइन होगा। टॉप व्यू में रिड्यूस्ड साइज देखने को मिलेगा, स्मॉलर ट्रू साइज ऑफ द प्लेन स्मॉलर देन ट्रू साइज। एंड फ्रंट व्यू में आपको एक वर्टिकल ट्रेस देखने को मिलेगा, लाइन इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन, लाइन मिलेगी आपको इंक्लाइन टू एक्स वाई लाइन जो कि ऑब्जेक्ट जितने इंक्लिनेशन पे रखा गया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के कुछ प्रोजेक्शन है। ऑफ सॉलिड में जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशन दैट इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस, पॉलीहाइड्रल एंड सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। पॉलीहाइड्रल क्या होता है? पॉलीहाइड्रल इज डिफाइंड एज द सॉलिड बॉन्डेड बाय द प्लेन्स कॉल्ड फेसेस, टेट्राहाइड्रन, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड्स, ऑक्टाहाइड्रन, डोडेकाहाइड्रन एंड आइसोसेकाहाइड्रन। सिलेंडर हो गया आपका सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर, ये सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन में आते हैं। अभी आपके टेट्राहाइड्रन, क्यूब, डेकाहाइड्रन, डोडेकाहाइड्रन, आइसोहाइड्रन ये आपके पॉलीहाइड्रल में आते हैं। बहुत सारे इसमें ये हैं, भुजाएं हैं, क्या बोले इनको इंग्लिश में, साइड्स हैं। टेट्राहाइड्रन की बात करें तो भाई अ सॉलिड हैविंग द 4 इक्वल लेटरल ट्रायंगुलर फेस, टेट्राहाइड्रन में इक्वल लेटरल ट्रायंगुलर फेस है 4, तो इसको हम ट्रायंगुलर फेस इज कॉल्ड इज द टेट्राहाइड्रन, ट्रायंगुलर फेस इज कॉल्ड इज द प्रिज्म। उसके बाद द प्रिज्म इज द पॉलीहाइड्रन हैविंग द 2 आइडेंटिकल फेस, द टॉप एंड बॉटम बेस सरफेस आर जॉइंटेड बाय द पैरेललोग्राम और रेक्टेंगुलर फेस। प्रिज्म आर जनरली डिजाइनेटेड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ फेस। ये हमारा पेंटागोनल प्रिज्म हो गया, स्क्वायर प्रिज्म हो गया, हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। पैरामिड्स क्या होते हैं भाई? पैरामिड्स आर द पॉलीहाइड्रा सॉलिड्स हैविंग अ बेस सरफेस हुज शेप may be triangular, square or polygonal. All the slant triangular faces joined at a common point called apex. जितने भी slant height है ना, ये apex होता है, ये जो टॉप में पिरामिड्स के, उसको apex में जाके joint हो जाते हैं। And imaginary line joining the center of base of the apex is called as axis. जो बेस है ना, इसका सेंटर, ये जो बेस है इसका सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस जाती है, एपेक्स में ज्वाइन करती है, इसी को एक्सिस बोलते हैं। जैसे इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बेस इज कॉल्ड एज एपेक्स। इन द पिरामिड देयर आर द polygonal face for the base which is connected at the edges to a number of triangular faces equal to the number of sides of the base. All the adjacent triangular faces are isosceles triangle in the shape and join to each other at the common edge, and all the triangular face meets at a point. The point is called as the apex of the pyramids. The triangular face are called as the slant faces or lateral faces. जो आपके ट्रायंगुलर फेस होते हैं ना, इनको स्लांट फेस बोलते हैं। जैसे फेस मतलब क्या होता है? फेस मतलब कोई प्लेन होता है भाई, प्लेन होता है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है,
ये प्लेन है, ये जो इनको प्लेन बोलते हैं, फेसेस हो गया ये, इनको स्लांट फेसेस बोलते हैं, स्लांट फेसेस बोलते हैं ट्रायंगुलर फेसेस को, और लेटरल फेसेस भी बोलते हैं। द एजेस ऑफ द स्लांट फेसेस मीनिंग एट मीटिंग एट द एपेक्स, जो आपके एजेस हैं ना, इनके एजेस जो ये लाइंस हैं, जो आपको ये लाइंस दिख रहे हैं ना, ये एपेक्स पे मीट करते हैं, आर कॉल्ड एज द स्लांट एजेस। फ्रस्टम क्या होता है, अगर आपका जो ये कोन है ना, कोन तो आप देखे ही होगे, तो इसको आप यहाँ से कट कर दोगे ना, ऐसा कट कर दोगे तो ये जो शेप आएगा इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, जैसे ऐसा शेप बन जाएगा, तो ये फ्रस्टम हो गया है आपका। व्हेन द पिरामिड्स और द कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, बेस के पैरेलल कट कर रहे हैं, पिरामिड्स में भी फ्रस्टम आता है। तो बेसिक चीज़ें, आपको बेस के पैरेलल कट कर रहे हैं पिरामिड्स और कोन को, तो रिमेनिंग पोर्शन को फ्रस्टम बोलते हैं आप, जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रंकेटेड कोन बोलेंगे, नहीं इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रस्टम बोलेंगे, इसको भी फ्रस्टम बोलेंगे। ये पिरामिड्स का कटा हुआ पार्ट है, ये हमारा कोन का कटा हुआ पार्ट है। ट्रंकेटेड कोन क्या होता है भाई, ट्रंकेटेड कोन क्या होता है, व्हेन अ कोन इज कट इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ द बेस, अगर आप कोन, ये सिलेंडर हो गया, इसको आप इंक्लाइन पे काट रहे हैं, ऐसा इंक्लाइन करके काट रहे हैं, इंक्लाइन पे, ऐसा कट से इंक्लाइन से ऐसा करे, इंक्लाइन काट दिए सीधा, ये ऐसा इंक्लाइन काट दिए, तो इसको बोलेंगे ट्रंकेटेड कोन। सिंपल, हमने क्या पैरेलल काटा था पहले बेस के, अब इंक्लाइन बेस के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रंकेटेड कोन बोलेंगे। पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन इज द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द मेनी यूजुअल 5 or more straight line when all the sides and the included angle are equal, it is called as the regular polygon. Properties of polygon, all the corners of the regular polygon lie on the circle. प्रॉपर्टीज क्या बोलना चाह रहा है, रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो ऑल द कॉर्नर्स, इसके जितने कॉर्नर्स हैं ना, इसके जितने कॉर्नर हैं वो सर्कल पे लाई करने चाहिए। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सर्कल उसके अंदर एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन। जिसके रेगुलर पॉलीगन मतलब सारे साइड आपके बराबर हैं, तो तभी तो आपका सर्कल एकदम फिक्स फिट होगा ना इसके अंदर, तो ये आपके रेगुलर पॉलीगन है ये दोनों। द साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कल ड्रॉन इन इनसाइड। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज, इंटीरियर एंगल का सम 2n-2 इंटू 90 डिग्री, ये होता है भाई 2n-2 इंटू 90 डिग्री होता है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन 2n-2 इंटू 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स होता है यहाँ पर। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन के 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड द करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड, ये आपका इंटीरियर एंगल का सम, एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल, करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल, इंटीरियर एंगल एंड, देखिए यहाँ पर ये आपका इंटीरियर एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है। ये जैसे इंटीरियर एंगल है, करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये आपको याद रखना है। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, पेंटागन में होते हैं आपके 5 साइड, हेक्सागन में 6, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8, नोनागन में होते हैं 9 साइड्स, डेकागन में होते हैं 10 साइड्स, अनडेकागन में होते हैं 11 साइड्स, एंड ड्यूडेकागन में होते हैं 12 साइड्स। रोम्बस की बात करें तो इट हैज़ द 4 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज नॉट एन 90 डिग्री। रोम्बस इज द 4 साइड आर इक्वल एंड द एंगल इज नॉट राइट एंगल 90 डिग्री। पैरेललोग्राम की बात करें तो भाई ईच एंगल इज नॉट राइट एंगल बट द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की बात करें, व्हेन द एक्सिस ऑफ द सॉलिड परपेंडिकुलर टू द कोन इज पैरेलल टू द अदर, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑन द प्लेन टू विच its axis is perpendicular will show the true shape and size of the base। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, प्रोजेक्शन सॉलिड का प्रोजेक्शन देखिए आप यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड ऑन द प्लेन टू विच इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर
will show the true shape and size of the base। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रू परपेंडिकुलर होगा तो ट्रू शेप एंड साइज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब ये सेम आपका वही है। When the axis is parallel to the both horizontal and vertical plane और आप पढ़ लीजिएगा इसको, थोड़ी देर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ है। When the axis is parallel to the both horizontal and vertical plane, an auxiliary plane side view will show the actual shape of the base। अगर हमारे पास एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन है तो एक ऑक्सिलरी प्लेन भी लेके हम जैसे कि ऑक्सिलरी प्लेन क्या कौन सा होता है भाई, देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑक्सिलरी व्यू हो गया। The part of the object between the cutting plane and the observer is assumed to removed and the view is then shown in section। The surface produced by the cutting the object by the section plane is called as the section। कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कट कर रहे हैं और शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं तो उसको सेक्शन बोलेंगे आप। इट इज़ द इंडिकेट बाय द थिन सेक्शन लाइन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड बाय 45 इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। It is indicated by the section lines uniformly spaced and inclined 45 degree। The projection of the section along with the remaining portion of the object is called as the sectional view। Point tell exact position of an object is no length width thickness। Point का कोई width thickness length नहीं होता, exact position of object बताता है, and diameter को भी नहीं बताता। It does not have any dimension। A half section has the advantage of the showing both inside and outside configuration। It is frequently used for the symmetrical object। Guidelines क्या होती है? The line which are used to regulate the height and inclination to the letters are known as the guidelines। Guidelines are drawn to maintain the height of the letter spacing in uniformity। तो यहाँ हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।